यस सर। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पॉलिटिकल करंट अफेयर्स फॉर द कंप्लीट 1 ईयर, ठीक है? डेट तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे मई से दिसंबर लिखा हुआ है, बट एक्चुअली हम लोग मई से लेके फरवरी तक का कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ अभी रिसेंटली कुछ न्यूज़ में आया है, जैसे फॉर एग्जांपल वक्फ बोर्ड आ गया आपके, ठीक है? और आपका वो आ गया, क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई थी गवर्नर के ऊपर, तो वो सारी बातें हम लोग करेंगे। इसके जो हमारा वर्जन आएगा ना अपडेटेड वाला, जो अपडेटेड करंट अफेयर आएगा उसमें विल कवर दैट, ठीक है? अच्छा, अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अब एग्जाम को टाइम तो बचा नहीं है आपके। आज हो गया, क्या डेट है आज? आई थिंक आज क्या डेट है? 9 हो गया ना, ठीक है? तो अभी अपने पास मुश्किल से बचते हैं यार 11 दिन इधर उठा लो और 4 दिन उधर, 15 दिन बचते हैं। अब भाई एक चीज़ तो मुझे तो क्लियर है ना कि यार इस टाइम पे फालतू चीज़ मुझे पॉलिटी में नहीं पढ़नी है, ठीक है? तो मैं आपको इतना मोटा मटेरियल दे दूँगा, पॉलिटी का कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको पॉलिटी के लिए पहले भी बता रहा हूँ आपको, मैंने 10 घंटे की का आपको मैराथन दिया पॉलिटी में, वन शॉट दिया है मैराथन। इसमें मैंने पूरी पॉलिटी कवर कराई है आपको, 80% आपका जो मेजर सिलेबस है प्रीवियस थ थीम वाला, पीवाईक्यू वाला, सारा कवर करा दिया इसमें। पार्लियामेंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज़, डीपीएसपी, सारे पॉलिटिकल थ्योरी सब कुछ करा दिया। अब देखो होता क्या है पॉलिटी में देखो 2 तरह के करंट अफेयर क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरे लॉजिक को। मैं बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन आता है जो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर ओनली का है। मतलब कि अगर करंट अफेयर ना होता तो मेरे पास मैं इस टॉपिक को शायद नहीं पढ़ता। फॉर एग्जाम्पल जैसे वक्फ बिल है, अगर करंट अफेयर नहीं होता तो मैं शायद इस चीज को नहीं पढ़ता। अगर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग गवर्नर के ऊपर नहीं आती तो मैं शायद नहीं पढ़ता। अगर मान लो इलेक्शन में इस साल लेट से फॉर एग्जांपल पोस्टल बैलेट इंट्रोड्यूस किया हुआ है, अगर पोस्टल बैलेट अगर इलेक्शन नहीं होता तो मैं इसको नहीं पढ़ता। अरे होता कि नहीं होता यार, ठीक है? अब जैसे मान लो इंडस वाटर ट्रीटी अगर ब्रेक कर दिया तो शायद पढ़ता शायद नहीं पढ़ता, जरूरी नहीं, लेकिन अगर ब्रेक किया तो हम उसको पढ़ेंगे ही, पढ़ के जाएंगे। दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, देर आर टॉपिक्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, वैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट भी न्यूज में है, ठीक है? वैसे आपका प्रेमल भी न्यूज में है, वैसे आपका सिटीजनशिप भी न्यूज में है, वैसे आपका लेट्स से फॉर एग्जांपल क्या बोलूं मैं उसको, अ, अरे क्या बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ भी न्यूज में। अरे यार इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, अब तेरा को मान लो क्वेश्चन आ गया एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर, ठीक है? मेरी बात तुम ध्यान से एक बात समझ लो, अगर कि डिफेक्शन लॉ तो यार पीवाईक्यू में आ रखा है, ठीक है? 2 बार, 2 या 3 बार पीवाईक्यू में पूछ रखा है इसने, ठीक है? दूसरी बात मैंने ही आपको 3 बार कम से कम पढ़ा दिया है 10 घंटे वाले वीडियो में। और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो कहीं ना कहीं तूने इसको पढ़ रखा होगा। यस, तो बेसिकली ये स्टैटिक के टॉपिक्स हैं। किसको नहीं पता कोलिजियम सिस्टम है? अगर जिसको नहीं पता कोलिजियम सिस्टम क्या होता है वो सीरियस एस्पिरेंट ही नहीं है। जिसने नहीं पढ़ रखा प्रियम्बल के बारे में वो लिटरली सीरियस एस्पिरेंट नहीं है। 15 दिन बचे एग्जाम को, कोई भी आज सबसे पहले एस्पिरेंट क्या पढ़ता है? पॉलिटी पढ़ता है, राइट? अब ना अपन अगर इसको नहीं पढ़ते हैं तो हमारी प्रिपरेशन के स्ट्रक्चरल लूपहोल्स हैं। तो आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ पॉलिटी की वजह से, पॉलिटी खराब गया, तो आप करंट अफेयर को ब्लेम नहीं करोगे कि जस्ट बिकॉज करंट अफेयर में था ये चीज और मैंने नहीं पढ़ा इसलिए मेरे से नहीं हुआ। नहीं सर, आपको ये चीज ऐसे भी करनी थी यार, खुद से करना था तुमको यार, ये तुम्हारी गलती थी नहीं करा। तो मेरा लॉजिक समझ में आता है आपको? तो अपन ना इन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे। ये टॉपिक तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं आपको, लेकिन फिर भी आई गिव यू द ओवरव्यू ऑफ दिस टॉपिक्स। लेकिन इन टॉपिक्स को आपको स्टैटिक से रिवाइज करके जाना है। मैं आपको बताऊंगा सवाल कैसे बन रहे हैं इस पे। लेकिन अगर आपको दिक्कत आती है इसमें से किसी भी टॉपिक पे, 10 घंटे वाला जो वीडियो है ना, वो एक बार उसमें जाकर रेफर कर लेना, उसमें टाइम स्टैम्प लगा हुआ है, जो चीज दिक्कत है वो जाके देख लेना। am I क्लियर ऑन दिस? चलिए तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का पहला टॉपिक। क्या बोलता है प्रियम्बल? प्रेम्बल क्यों न्यूज में रहा है? पहली बात देख लो यहाँ पे क्या हुआ, पिटीशन फाइल किया गया है प्रेम्बल के अंदर, ठीक है? बोला कि जो 2 वर्ड्स है ना, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ये संविधान में थे ही नहीं। इसको हमने ऐड करा है कब? इमरजेंसी के टाइम में 42nd अमेंडमेंट से ऐड करा है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ऐड करा है। तो जो एक्टिविस्ट है वो क्या बोल रहे हैं कि इसको हटाया जाए, संविधान में था नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, बोला कि भाई ऐसा नहीं है, संविधान इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, तो इट कैन चेंज विद टाइम। तो चीजें ऐड हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि ऐड जो ऐड हुआ वो खराबी ऐड हुआ है। एंड दैट इज वाई इसको पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया। समझ आई बात? मेरे लिए कैसे काम का ये, मेरे को अब पूरा प्रेम्बल पढ़ना मेरे लिए काम का हो गया। क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है तो पूरा प्रेम्बल इंपॉर्टेंट हो गया। अब प्रेम्बल से ना मैंने आपको प्रेम्बल बहुत तरीके से कायदे से पढ़ाया है उस वीडियो में, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं आपसे क्वेश्चन कुछ पूछूंगा, आपको क्या क्या पढ़ के जाना है चेकलिस्ट देता हूं मैं। सबसे पहली बात तुमसे मैं पूछूं कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, तो आप बोलोगे पीपल ऑफ इंडिया। दूसरा मैं बोलूं, आपको बोलेगा व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया एज ऑन 1950। 1950 पे क्या इंडिया सोशलिस्ट और सेकुलर था? नहीं था, क्योंकि ये तो बाद में ऐड हुआ है वर्ड। दैट इज व्हाई अगर बोलूं कि 1950 में क्या था, इंडिया वाज अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट? ये पता हो गया। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, कि आपको ये पता होना चाहिए ना यार कि इन सब के इंडिविजुअल मीनिंग क्या है, सेक्युलर, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सोवरेन क्या मतलब है। आपको मतलब अगर अच्छे से आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता बाबू
तो 10 घंटे वाला वीडियो देखो, क्योंकि इस वीडियो में पढ़ाना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको ये पता है कि लॉजिकल हो जाएगा, रिपीटेशन ऑफ वर्क हो जाएगा, गधा मजदूरी अपन नहीं करते। दूसरा, आपसे पूछेगा कि संविधान में जस्टिस कितने तरह के मेंशन्ड है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। बोल देगा लीगल जस्टिस मेंशन्ड है क्या, आप बोलोगे नहीं, देखो पीवाईक्यू में आ रखा है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक। दूसरा, आपसे बोल देगा लिबर्टी कितने तरह का मेंशन्ड है, आप बोलोगे थॉट, एक्सप्रेशन। ऐसे याद करोगे, पहले सोचा फिर एक्सप्रेस करा, फिर मैंने बिलीव करा, फिर और स्ट्रांग हुआ तो फेथ हो गया, और प्रैक्टिस करने लगा तो वर्शिप हो गया। तो 5 तरह के लिबर्टी मेंशन्ड है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मैं बोल दूं क्या कि इकोनॉमिक लिबर्टी मेंशन्ड है क्या, तुम बोलोगे इकोनॉमिक लिबर्टी मेंशन्ड ही नहीं है, ये 5 तरह के ही मेंशन्ड है। बोलो, मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे बोल देगा कि सोशल इक्वालिटी इज मेंशन्ड, नहीं बाबू, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का इक्वालिटी मेंशन्ड है। समझ आ रही बात? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज मेंशन्ड, ठीक। दूसरा, आपसे बोलेगा फ्रेटर्निटी के साथ क्या जुड़ा हुआ है। फ्रेटर्निटी क्या होता है भाई? भाईचारा। विल इंश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको 10 घंटे वाली वीडियो में कि ये जो वर्ड फ्रेटर्निटी है, इट इज मेंशन इन द प्रेम्बल, एंड द वर्ड ब्रदरहुड इज मेंशन इन फंडामेंटल ड्यूटी। तो कंफ्यूज नहीं करने का है, ठीक है। दूसरी बात, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ये जो वर्ड है, ये आपके प्रेम्बल में भी मेंशन्ड है और ड्यूटी में मेंशन्ड है, दोनों का लेकिन सेंस अलग अलग है। ड्यूटी बोलता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ सॉवरेनिटी भी जुड़ा हुआ है, एंड टू अपहोल्ड करना है, टू प्रोटेक्ट करना है। ये कुछ और बोलता है, ये बोलता है अगर फ्रेटर्निटी होगी ना, तो फ्रेटर्निटी लोगों में भाईचारा होगा ना, तो वो इंश्योर करेगा कि हर इंसान की डिग्निटी मेंटेन होती है और देश में एक यूनिटी बनी रहेगी, देश में अखंडता और इंटेग्रिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है। दिस इज व्हाट द आइडिया इज। ये मेरे को समझ में आती है प्रेम्बल के बारे में। अब मैं आपसे कुछ और सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन में बोल देगा डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है, तो तुम बोलोगे 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, ठीक है। ये बात समझ में आई? दूसरी बात, अब क्या हो गया ना कि सवाल ये था कि क्या प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो क्या हो गया, बहुत सारे केसेस हुए हैं। अब देखो, ब्रेवबारी केस ने बोला कि पार्ट नहीं है, केशवानंद भारती केस ने बोला कि भाई पार्ट है, ठीक है। एलआईसी केस ने बोला कि बिल्कुल ही इंटेग्रल पार्ट है, लेकिन इन्फोर्सेबल नहीं है। आपको ये सारे कोर्ट केस का एग्जैक्ट याद नहीं करना, बस कीप दिस इन माइंड, पूछ लेगा जो द फॉलोइंग केसेस आर रिलेटेड टू द प्रेम्बल, तो ये ध्यान रखना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इस साल प्रेम्बल पे रूलिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट की, तो मे बी दिस कैन कम, ठीक है। तो ध्यान रखना इन 3 केसेस के बारे में। दूसरा, मैं आपसे अगर पूछूं आज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है प्रेम्बल का, इस प्रेम्बल ऑफ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस। इस प्रेम्बल हैविंग अ लीगल इफेक्ट, नो, कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। प्रेम्बल में लिखे हुए चीजों को आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन ये एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। आपको ये बोलना है प्रेम्बल इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्ट्स। मतलब क्या कि जो मुद्दा प्रेम्बल में इक्वालिटी लिखा हुआ है, तो इक्वालिटी भैया इन्फोर्सेबल है, बट प्रेम्बल में लिखा है इसलिए नहीं है। इसलिए लिखा है क्योंकि इक्वालिटी फंडामेंटल राइट में भी मेंशन्ड है, ठीक है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दैट इज इन्फोर्सेबल। तो संविधान के दूसरे पार्ट की वजह से इन्फोर्सेबल है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेम्बल। उस पार्ट को अगर निकाल दो, इंडिपेंडेंटली प्रेम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल। समझ आ रही बात? So the provision mentioned in the preamble is not enforceable in the court of law independently of other parts। PYQ का क्वेश्चन है 2021 या 20 का, ठीक है। समझ आती है बात? तो मैं आपसे बोलूं कि क्या प्रेम्बल संविधान का एक पार्ट है? यस। मैं एक सवाल पूछूं, क्या अमेंड किया जा सकता है? तो अगर पार्ट है तो संविधान के किसी भी पार्ट को अमेंड किया जा सकता है सर, यस। तो इसको भी अमेंड किया जा सकता है, हाँ जी सर, किया। और क्या अमेंड किया गया है? हाँ, एक बार अमेंड किया गया, ओनली वंस, इन द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। और अमेंडमेंट में क्या चेंज किया? हमने 3 वर्ड को ऐड किया। पता कौन से वर्ड को ऐड किया? एक सोशलिस्ट को ऐड किया, हाँ जी। एक सेकुलर को ऐड किया, हाँ जी। एक और क्या वर्ड ऐड किया, जल्दी बता दो मुझे। टेल मी। इसको बोलते हैं इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड ध्यान रखोगे, 3 वर्ड हम संविधान में ओरिजिनली नहीं थे, वी हैव एडेड देम टुवर्ड्स थ्रू दिस अमेंडमेंट एक्ट। प्रेम्बल चमका दिमाग में एकदम, क्या सवाल बनेंगे, कैसे बनेंगे, ठीक है। तो ये सवाल सब बनेंगे, ये जरूर ध्यान रखना, पूछ लेगा कौन से केसेस का क्या है। सबके इसने बेरुबर ने बोला पार्ट नहीं है, केशव ने बोला पार्ट है, और एलआईसी ने बोला पार्ट तो है ही, लेकिन इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। इतनी बात में समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं। अब तुमको हम लेके चलते हैं सिटीजनशिप के पास, ठीक है। अब सिटीजनशिप का तुम लक्ष्मीकांत खोल लो, तुम्हारे माथे के साले बाल झड़ जाएंगे, एकदम घिरे का पता भी नहीं चलेगा। क्यों ऐसा है? भाई इतने बड़े-बड़े टेबल्स दे रखे हैं, कुछ नहीं पढ़ना है टेबल फेबल। सिटीजनशिप पे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती है, पीवाईक्यू उठा के देख लो। आज तक जो भी क्वेश्चन्स आए हैं, दे आर जेनेरिक क्वेश्चन्स एंड मोस्टली दे आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स, कि कौन से फंडामेंटल राइट्स सिटीजन को अवेलेबल है, कौन से नहीं है, ये सब पूछता है वो। फिर भी क्योंकि इस बार न्यूज़ में, हर बारी न्यूज़ में रहता है ये सब, ठीक है। भाई जब सीए न्यूज़ में था तब भी उतना क्वेश्चंस नहीं बना उसपे, तो अभी क्या ही बन रहा है, फिर भी ध्यान रखते हैं हम लोग, बताते हैं क्या करना है। आपसे अगर पूछ ले कि संविधान में क्या हुआ, उन 1950 के पास बोला कि इसके आसपास आजादी आजादी जब हुई ना, ऐसे मान लो आजादी के टाइम पे किसके पास आजादी के बाद सिटीजनशिप रहेगी, किसके पास नहीं रहेगी, वो बता के संविधान 1950 में निकल गए। अब बोला इसके बाद
एक नए बंदे को सिटीजनशिप कैसे एक्वायर करनी है, कैसे एक्वायर करना है, ये सब के सब कहाँ बताया जाएगा? ये बताया जाएगा, पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगा, ये आर्टिकल 11 बोलता है कि पार्लियामेंट विल मेक लॉज एंड दे विल टेल कि भाई अब नया सिटीजनशिप एक्वायर कैसे होगा। तो पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में बनाया, 5 साल बाद बनाया एंड दे सेड कि किसी को एक्वायर करना है तो एग्जाम में बोल देगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछेगा सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 कितने वेज गिवन है एक्वायर करने के सिटीजनशिप को, तो 4 वेज बोल देगा, नहीं 5 वेज गिवन है। कितने वेज गिवन है? 5 वेज गिवन है, ये बात एकदम ध्यान रखोगे, 5 वेज गिवन है। अब 5 वेज कौन सा? या तो आप पैदा हो जाओ तो बन जाओगे, या तो आपका डिसेंट मतलब आपके माँ-बाप कहीं से हो जाए, यहाँ से हो जाए, इंडियन हो जाए, या फिर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, या फिर आप नेचुरलाइज़ हो गए, ऑटोमैटिकली बन गए, ठीक है? दूसरा, आप इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी कर लिया, मतलब कि मान लो कि किसी टेरिटरी थी, लेट्स से फॉर एग्जांपल पुडुचेरी है, पौंडीचेरी है, या फिर दमन एंड दीव है, उसको इंडिया ने अपने अंदर ले लिया, तो उसके जो सिटीजन होंगे दे विल ऑटोमैटिकली बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडिया का सिटीजन, ठीक है? ये सब 5 तरीके से कहाँ मेंशन्ड है? बोल देगा ये क्या संविधान, बोल देगा एक्वायरिंग सिटीजनशिप इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नो सर, इट वाज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज मेंशन्ड इन दिस एक्ट। क्योंकि संविधान तो सिर्फ बोल के निकल गए थे वो लोग कि अब जो आगे की चीज़ है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब नाउ यू गाइस हैव टू मैनेज। तो पार्लियामेंट लॉ बनाता है, बोलता है ऐसे-ऐसा बात, ठीक? समझे बात को? अब क्या हुआ? असम अकॉर्ड साइन होता है 1985 में, ये एकदम दिमाग में चमकाना है। क्या साइन चमकाना है? असम अकॉर्ड साइन होता है 1985 में। डेट क्या है? 1985 क्या साइन होता है? असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड क्यों? क्योंकि देखो 71 में से फ्लक्स चालू हो गया था बांग्लादेश से, उससे पहले ही चालू हो गया था एक्चुअली। तो उसमें क्या हुआ, फ्लक्स मतलब कि माइग्रेंट्स वर मूविंग फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया और बहुत ज़्यादा अमाउंट थी, स्पेशली इन असम। असम एंड वेस्ट बंगाल में भी था ऑफ कोर्स, लेकिन असम में, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा था। अब असम में मूवमेंट हो गई उस टाइम पे। तो जो हमारी उस टाइम की गवर्नमेंट थी, ठीक है? एंड दे साइन्ड एन अकॉर्ड विद द असम कॉल्ड एज़ असम अकॉर्ड। इसके अंदर मैंने क्या करा, सिटीजनशिप एक्ट में ना एक सेक्शन 6 से ऐड कर दिया। तो आपको तो दिमाग में सिर्फ इतना याद करना है, असम अकॉर्ड में क्या बोला कि जो भी ईस्ट पाकिस्तान मतलब कि आज जो बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान से जो माइग्रेट करके आए हैं असम में, ठीक है? उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा इफ दे कंप्लीट 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन एज़ अ फॉरेनर। जिस दिन उनको डिटेक्ट किया जाएगा फॉरेनर है, उसके 10 साल तक अगर इंडिया के अंदर रहते हैं, देन उनको किया जाएगा। लेकिन ये देखो ये टाइम पीरियड दिया हुआ है 71 तक। याद करना है तो कर लो, छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हो। मैं तो बोलूँगा कि बुद्धिमानी इस चीज़ में कि अपने को सिर्फ इतना याद करना है, इस पे सवाल आता नहीं है। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा नहीं। असम अकॉर्ड सेक्शन 6 ए ये कनेक्टेड है। तो सिटीजनशिप एक्ट के अंदर में एक सेक्शन ऐड करा, इसमें असम अकॉर्ड ऐड कर दिया। समझ रहे हो? समझता है? दिस इज़ व्हाट द समझ आया बात आपको? असम अकॉर्ड से कनेक्टेड है सेक्शन 6 ऑफ 1955, इसके अंदर में अमेंडमेंट के थ्रू हमने ऐड कर दिया है, ठीक? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत छोटा-सा क्वेश्चन स्टैटिक का। मैं बोलूँ कि अगर मुझे सिटीजनशिप में कुछ चेंज करना होगा, तो कैसी मेजॉरिटी लगती है? सिंपल लगती है कि स्पेशल लगती है? मुझे ये बता दो। सिंपल या फिर स्पेशल लगती है? दिस आई वांट टू नो इन द कमेंट सेक्शन। टेल मी दिस, अगर सिटीजनशिप को अमेंड करना है, तो क्या लगती है? कैसी मेजॉरिटी लगती है, सिंपल और स्पेशल? ठीक है? एंड मुझे ऐसा कुछ लिख के बताना कि यस आंसर इज ठीक है? आंसर ये क्योंकि लॉट ऑफ पीपल हू मेंशन द आंसर्स, उसमें से आधी जनता को ये लगता है कि देयर इज सम करेक्शन देयर में ही इज मेंशनिंग, ठीक है? तो क्योंकि मार्केट टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है कि अरे यार मास्टर गलत पढ़ा के चला गया। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर आंसर, क्योंकि जनता तो कुल्हाड़ी लेके बैठी है गला काटने के लिए। तो आपको अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, इसका आंसर अगर आपको करना है तो क्वेश्चन के साथ आंसर करना है कि दैट यू आस्क्ड द आंसर इज दिस। अगर एक लिख देना, ठीक है? एज़ यू आस्क्ड ऐसा कुछ करके, ठीक? इतना मेहरबानी करते हैं मेरे ऊपर, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं। तो देख लिया, समझ गए सब? ये दिया नहीं, ये काम हो गया मेरे पास, याद हो गया सब। अब क्या हुआ, 19 में हो गया अमेंडमेंट एक और सीए, बड़ा फँस बना इसके ऊपर। अब ध्यान समझना, इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। पहली चीज़ पूछेगा कि ये क्या बोला कि अगर अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान, 3 कंट्रीज़ है, ध्यान रखना। कौन-सी? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान। 2014 से पहले अगर जो लोग इंडिया में आए फ्रॉम दीज़ कंट्रीज़, ठीक है? दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज़ इल्लीगल माइग्रेंट्स। क्या बोला जाएगा? उनको इल्लीगल माइग्रेंट नहीं बोला जाएगा। बट उनका धर्म क्या होना चाहिए? दे कैन बी हिंदूज़, दे कैन बी सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज़ और क्रिश्चियंस। रैशनल क्या है? Because these three are Islamic countries, yes, and these people are minorities there, and not even just a minority, they are persecuted minorities. They might feel persecuted. So in the fear of that, they are migrating to a Hindu country, that is India. And when they are coming here, they
should not be treated as illegal migrants. So this was a safeguard to save the persecuted minorities from the Islamic countries. ये रैशनल था उस एक्ट का, ठीक है। क्रिटिसिज्म था, वहां पे बात ही नहीं करनी, हमारे लिए कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, हमारे लिए इट वाज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। सरकार का मूव है, हम सरकार को सपोर्ट करते हैं, भाई बात खत्म। हम सिविल सर्वेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। आपको सरकार के मूव को सपोर्ट करना है उसके तरीके से, आपको आउटराइटली क्रिटिसाइज कभी नहीं करना है, क्योंकि आपके जैसे किसी सिविल सर्वेंट ने बनाया होगा इसको और कुछ सोच के बनवाया होगा इधर, ठीक है। समझ रहे हो बात, ठीक है। तो ये हिंदू, सिख, बुद्ध, पारसी, ये लोग ध्यान रखना, ये 5 लोग हैं, इसमें इस्लाम मुस्लिम नहीं है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, कौन सी कंट्री से आए दिया जाएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान। मतलब कि आप या तो यहाँ से इंडिया में आ रहे हो, या अफगानिस्तान से आ रहे हो, पाकिस्तान से आ रहे हो। अगर यहाँ से आ रहे हो और आप अगर ये इस धर्म में से किसी के बिलोंग करते हो, तो आपको इंडिया में इलीगल माइग्रेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, नेचुरलाइजेशन पीरियड। मतलब क्या, अब ना आपको अगर सिटीजनशिप देना है ना, ठीक है, वो पीरियड को घटाकर 5 साल कर दिया, 11 साल से। पहले 11 साल हुआ करता था ये पीरियड। मतलब कि अगर आप 11, जैसे मान लो 2013 में आप इंडिया में आए, 13 के बाद आप 11 साल और गुजारोगे इंडिया के अंदर में, तब जाके आपको नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल जाएगी। यू गेट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इसको कम करके 5 साल कर दिया। सो इट इज गिविंग देम रिलैक्सेशन टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडिया का सिटीजनशिप, ठीक है। दिस इज द आइडिया। तो पहला सवाल आपसे क्या पूछेगा कि कहाँ से आ रहे हैं, 3 कंट्रीज, कौन लोग को एप्लीकेबल है, इन लोगों को एप्लीकेबल है। तीसरा सवाल कि दिस विल नॉट एक्सटेंड टू द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। मतलब कि 6 शेड्यूल एरिया में एप्लीकेबल नहीं है, इनर लाइन परमिट में एप्लीकेबल नहीं है, ये 2 एक्सेप्शन है। ध्यान रख लोगे, खत्म। अब आते हैं फॉरेन ट्रिब्यूनल। इतना बस ध्यान रखोगे, कुछ कुछ न्यूज आया, फालतू बात है, हमारे काम का नहीं। जस्ट अंडरस्टैंड, फॉरेन ट्रिब्यूनल जो होता है, इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, पहली चीज, नंबर 1। नंबर 2, किसी बंदे को अगर फॉरेनर डिक्लेयर करना है, हु डिक्लेयर्स इट, ये बॉडी डिक्लेयर करती है किसी बंदे को फॉरेनर। बस इतना याद कर लो, बाकी कुछ नहीं है। एंड इट हैज द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट। ये 2 एंड 3 पॉइंट याद करोगे इसके बारे में, फॉरेन ट्रिब्यूनल के बारे में। पहला पहला पॉइंट क्या याद कर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट, एंड इट कैन डिक्लेयर अ पर्सन एज अ फॉरेनर, ठीक है। इसके पास पावर होती है। चलो आगे बढ़े, अब आते हैं इंडियन पासपोर्ट। इंडियन पासपोर्ट भाई न्यूज़ में रहा है, कुछ वजह से चेंजेस कुछ हुए, हमें उतना दिमाग में नहीं करना, ठीक है। अंडरस्टैंड कुछ चीज़ें कि क्या हुआ, जिनकी बर्थ 2023 के बाद हुई है, ठीक है, उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट विल बी टेकन एज द सोल प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। समझ रहा है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ जिसकी बर्थ 2023 के बाद हुई है, उसका डेट ऑफ बर्थ जो लिया जाएगा ना पासपोर्ट बनाने में, उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट विल बी यूज्ड एज अ सोल क्राइटेरिया। ये हमने चेंज कर दिया। ये दिस इज द करंट प्रोविजन राइट नाउ। तो ध्यान रखोगे, नहीं पूछेगा सवाल इसके ऊपर, नहीं पूछेगा, गारंटी है। अगर पूछ लिया तो अपन इतना पता होना चाहिए, ठीक। दूसरा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बोल देगा कि पासपोर्ट और वीजा जो होता है ना, ये स्टेट लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट में आता है। तुम बोलोगे नहीं, इट कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट। याद रहेगा अपने को, यूनियन लिस्ट में आता है, ठीक है। ये कंकरेंट लिस्ट में नहीं आता, ध्यान रखोगे, याद हो गया। दूसरा, कि 3 क्लास ऑफ पासपोर्ट होते हैं, ऑर्डिनरी, डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल। याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट कीप इन माइंड कि एक बार गो थ्रू कर लो कि 3 होता है बस। यूपीएससी का स्टैंडर्ड इतना नहीं गिर गया है कि ये सब सवाल पूछ रही है। अगर गिर गया तो भाई गिर गया, तो हम भी गिर जाएंगे, और हमको गिरना है तो इसे पता, हम देखो गो थ्रू करना है बस, ठीक है। बाकी सब बोल बचन है, बोल बचन का कोई रोल नहीं है, ट्रस्ट मी इन द प्रीलिम्स एग्जाम। मेंस में जरूरी होता है बोल बचन, बट प्रीलिम्स एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इन सब चीजों की। ठीक है, हो गया। बात है एनिमी प्रॉपर्टी। आपसे पूछेगा एनिमी प्रॉपर्टी क्या होता है, सिंपल भाषा में समझना है। 2 चीजें होती है, एक होता है फ्रेंड, एक होते हैं सिटीजन्स होते हैं, एक एलियन होते हैं। क्या होते हैं? एक फिट सिटीजन होता है, एक एलियन होता है। सिटीजन्स आर द पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड एलियंस आर फॉरेनर्स। अब एलियन 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं फ्रेंडली एलियन, एक होते हैं एनिमी एलियन। तो बाकी सारी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जिससे हमारा रिलेशन ठीक-ठाक है, नॉर्मल है, उनको हम बोलते हैं फ्रेंडली एलियन। बट अगर कुछ कंट्री से हम वॉर पे हैं, जैसे पाकिस्तान बोलो फॉर एग्जांपल, उसको हम एनिमी एलियन बोलेंगे। तो वैसी कंट्री जिससे हम वॉर पे हैं, इसमें 2 कंट्रीज गिवन मेंशन्ड है, पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। अब इसके अगर कोई प्रॉपर्टी है,
अब इसकी कोई प्रॉपर्टी है उस एनिमी एलियन की प्रॉपर्टी, मतलब किसी एनिमी कंट्री के सिटीजन की, वहां के सिटीजन की किसी की प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है तो उसको बोलते हैं एनिमी प्रॉपर्टी। एज सिंपल एज दैट, बस। ठीक है, इसके अंदर में काम करेगा, ऑब्वियसली होम मिनिस्ट्री के अंदर में काम करेगा सारा कंट्रोल इसका। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है इस साल? 10 साल हो गए तेलंगाना के फॉर्मेशन को 2024 में। ठीक है, अब सवाल ये है कि तेलंगाना बना कैसे होगा। लेट्स गो बैक एंड अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कैसे बनता है। ध्यान से मेरी बात तुम लोग समझना एक बात। अगर मुझे इंडिया के यूनियन में कोई नए स्टेट को लाके ऐड करना है, देखो दो चीजें होती हैं। ध्यान से एकदम अपने बुद्धि को खोल के सुनो मेरी बात। मैं बोलता हूं कि दो चीजें हैं, ठीक है? ठीक है, दो चीजें हैं मेरे पास। मैं बोलूं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी अपन कोई एक नई कंट्री को इंडिया के अंदर ले लें, जैसे बांग्लादेश को अंदर ले लें या फिर पाकिस्तान के इस पार्ट को ले लें, या लेट्स से कि श्रीलंका को अंदर ले लें। हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ऐसा ले नहीं सकते, इंटरनेशनल लॉज आर देयर। बट अगेन हाइपोथेटिकली इफ आई से कि मैं इस पार्ट को, लेट्स से इस पार्ट को मैं इंडिया के अंदर ले आऊं और मैं इस पार्ट को बंगाल का पार्ट बना लूं, ठीक है? तो बाउंड्री इंडिया की बढ़ गई, जो भी कुछ हुआ वो फालतू बात है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने क्या एक नए स्टेट को ऐड करा इंडिया के अंदर में? यस। इंडिया की बाउंड्री का एडजस्टमेंट बाय एडिशन ऑफ अ न्यू स्टेट और अ न्यू टेरिटरी विल बी गवर्न्ड बाय व्हिच आर्टिकल? दिस विल बी गवर्न्ड बाय आर्टिकल 2। लेकिन मैं अगर ये बात बोलूं यार कि ना, ये यहाँ पे बिहार था, काट के मैंने झारखंड बना दिया, बिहार अलग कर दिया। आंध्र प्रदेश था, काट के तेलंगाना आंध्र प्रदेश अलग कर दिया। मतलब एक एग्जिस्टिंग स्टेट को मैंने काट के दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब मैं एक एग्जिस्टिंग स्टेट का टेरिटोरियल एडजस्टमेंट करता हूं, दिस इज गवर्न अंडर आर्टिकल 3। क्या मैंने दोनों में इंडिया के टेरिटरी को एडजस्ट किया? यस। डिफरेंस क्या है कि आर्टिकल 2 में मैंने बाहर के एक नए स्टेट को ऐड करा एंड आर्टिकल 3 में मैंने एग्जिस्टिंग स्टेट को ऐड करा। तुम मुझे बताओगे कि तेलंगाना को जब हमने काटा या बिहार झारखंड, कौन सा आर्टिकल लगाया? आर्टिकल 3 लगाया। इसका मतलब कि जम्मू कश्मीर का अरेंजमेंट इन तेलंगाना वी यूज आर्टिकल 3। यस। अब मेरी बात ध्यान समझना, अगर बहुत बढ़िया बढ़िया बता रहा हूँ इसके बारे में। आर्टिकल 1 क्या बोलेगा? आर्टिकल में बोलेगा इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, कुछ बोल देगा। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? आर्टिकल 4 बोलता है कि अगर तुम आर्टिकल 2 या 3 को यूज करके कोई भी चेंज करोगे इंडिया के बाउंड्री में, टेरिटरी में, तो ऑटोमेटिकली दो शेड्यूल गिवन है संविधान में, शेड्यूल 1 और शेड्यूल शेड्यूल 4, इन दोनों में ऑटोमेटिकली चेंज करना ही पड़ेगा। रीजन क्या है? तुमने एक नए स्टेट को ऐड करा, लेट्स से आर्टिकल 2 से, तो क्या है? एक नया स्टेट का नाम ऐड करना पड़ेगा, और नाम की शेड्यूल में गिवन है, शेड्यूल 1 में सारे स्टेट का नाम गिवन है, तो एक स्टेट का नया नाम ऐड करना पड़ेगा। शेड्यूल 4 में क्या गिवन है? राज्यसभा की सीट की एलोकेशन। एक नया सीट ऐड किया तो क्या राज्यसभा के सीट का एलोकेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा? हाँ जी सर। क्या शेड्यूल 4 में चेंज होगा? हाँ। इसका मतलब कि एनी चेंजेस इन आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, मतलब कि टेरिटरी का अरेंजमेंट तू करेगा, देन यू हैव टू चेंज ऑटोमेटिकली। तेरा चेंज भाई शेड्यूल 1 4 में चेंज हो जाना है। ठीक है, यही सवाल पूछता है एग्जाम। पहली सवाल। दूसरा सवाल, आर्टिकल 4 ही ये बात बोल देता है, ये बोलता है कि भाई साहब आपको ना ये टेरिटरी में तुम जो भी चेंज कर रहे हो ना, इसके लिए अमेंडमेंट वगैरह नहीं लगेगा, ये सिंपल मेजोरिटी से आपका काम हो जाना है बाबू। किस हो जाएगा? दिस विल बी डन बाय द सिंपल मेजोरिटी। यस और नो? यस। इसका मतलब कि इसमें कोई भी आर्टिकल 368 का यूज होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। अब तुमको लगेगा ये तो फालतू बात है, स्टेट का बाउंड्री एडजस्ट करो, तुम स्टेट की पावर ले, दैट इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड। दिस हैज बीन द प्रोविजन गिवन इन दिस आर्टिकल 4 की खुद ही बोलता है सिंपल मेजॉरिटी लगेगी। एक्सेप्ट इन वन केस, अगर इंडिया खुद की टेरिटरी को उठा किसी को सीड कर दे, मतलब एक जगह इलाका है, इलाके को उठा किसी दूसरी कंट्री को दे दे, तो एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम के लिए एक्सेप्शन क्या है? अगर इंडिया सीड करना चाहता है तो सीड के लिए सिंपल मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। सीट के लिए स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। ध्यान रखोगे? बोल दो, बोलो। ठीक है, अच्छा। दूसरी बात, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है आर्टिकल 2 3 का, ध्यान समझो। सीट वाला हटा दो, भूल जाओ अभी, नॉर्मल आर्टिकल 2 3 समझो। मान लो तेलंगाना बनाया हमने, तेलंगाना में हमने क्या करा होगा, प्रोसेस समझो क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगती है प्रायर। क्या समझ लगती है? प्रायर रिकमेंडेशन लगती है। एग्जाम में बोलते हैं कि क्या बाउंड्री एडजस्टमेंट के लिए प्रायर रिकमेंडेशन लगती है, पहले से रिकमेंड करना पड़ेगा? यस। तो बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले ही प्रेसिडेंट पहले रिकमेंड करेंगे, और रिकमेंड करने के साथ साथ क्या करेंगे, इस बिल को रेफर कर देंगे स्टेट को। भाई देखो तुम्हारी बाउंड्री हम काटना चाह रहे हैं, स्टेट को कर देंगे। अब स्टेट के पास दो ऑप्शन है, या तो यस बोल दे या नो बोल दे। सिर्फ रेफर करेंगे, स्टेट यस बोले या नो बोले इसको फर्क नहीं पड़ता, खाली बता देंगे हाँ बाबू देखो तुमको काट रहे हैं। उसके बाद ये बिल जाएगा, इंट्रोड्यूस होगा, इंट्रोड्यूस होकर ये दोनों हाउसेस में पास होता है, ध्यान रखना है। सिर्फ लोकसभा नहीं, राज्यसभा दोनों में पास होता है।
और दोनों हाउस में पास होता है बाय विच मेजॉरिटी, बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। हो गया, अपना बाउंड्री काट लो, अलग कर लो, ठीक है ना। दिस इज अ प्रोसेस, ध्यान रखना है अपने। अब दूसरा बात आते हैं, ये तो हो गया भाई साहब स्टेट बनाने की बात। फिर मैं बोलूं कि अगर किसी स्टेट के अंदर में बिहार, झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र के अंतर्गत अगर मुझे डिस्ट्रिक्ट काट के नया डिस्ट्रिक्ट बनाना है, तो क्या इसके लिए मेजॉरिटी पार्लियामेंट के पास जाता है? कुछ भी नहीं। डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए ध्यान रखना एक बात, अगर नया डिस्ट्रिक्ट तुमको बनाना है, तुमको कुछ नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी काम हो जाएगा, या फिर तुम स्टेट की असेंबली में लॉ पास कर लो, पार्लियामेंट की कोई नीड नहीं है इसमें। इतने छोटे-छोटे चीज़ के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे पे चले जाओगे, कैसे काम चलेगा? समझ गए बात को, क्या सिस्टम है? हिसाब-किताब समझ गए तुम कैसे बनाए, क्या बनाए? इसको एक बार रीडिंग डालोगे, काम हो जाएगा। द बिल शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस, दोनों हाउस में होगा, ओनली ऑन द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, बताया रिकमेंडेशन जरूरी है प्रेसिडेंट की। दूसरा, पार्लियामेंट में बाय लॉ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। Before recommending the bill which affect the area, boundaries or name of any state, the president shall refer to this bill to the legislature of that particular state to express its view. Express view बताना है कि भाई आप खुश हो, नहीं हो तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, within a specified time, ठीक है। The parliament can now create new state through ordinary legislation, मतलब सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाना है, अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं होती। समझे बात, आगे बढ़ते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ सिंपल मतलब है कि मैं अगर मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी पार्टी को चेंज कर लिया, तो मैं बोलूंगा दल बदलू कर लिया मैंने, तो दल बदलू कानून बोलते हैं। एंटी दल बदलू कानून, डिफेक्शन मतलब दल बदलना, एंटी डिफेक्शन मतलब दल बदलने को रोकना, इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या होता था बिहार के टाइम में, आयाराम गयाराम होता था, ठीक है। मतलब कि 60-70s में क्या हो रहा था, आज सरकार है कल नहीं है, मतलब आया राम और गया राम, ठीक है, दैट वाज हैपनिंग। तो उसके लिए 52 में हमने क्या करा, 52 में हमने लाया, 1952 में हमने क्या करा, हमने पास करा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नहीं सॉरी सॉरी 85 में पास करा, सॉरी ये 52 से मैं वहां बोल दिया। 52nd अमेंडमेंट एक्ट पास करा हमने 1985 में, और इसमें हमने क्या करा, ऐड करा 10 शेड्यूल। इसके अंदर प्रोविजन गिवन था एंटी डिफेक्शन लॉ का। तो आपसे पहला सवाल पूछेगा कि किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया, तो आप क्या बोलोगे, 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले कि इसको अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजन है ना, संविधान में किस शेड्यूल में ऐड है, आप बोलोगे 10 शेड्यूल में ऐड है। मैंने क्या आपको सारा शेड्यूल याद करवाया था उस वीडियो में 10 घंटे वाले में? हाँ, 1 से लेके 12 सारा शेड्यूल याद करवाया है, ठीक है। तो 10 शेड्यूल हो गया। मैं आपसे कुछ पूछ लूँ, रिवाइज करवा दूँ क्या आपको? एक बार करवा देता हूँ मेरे भाई, मजा ही आएगा। मैं बोलता हूँ फर्स्ट शेड्यूल में क्या गिवन है, स्टेट का नाम हम, फोर में क्या गिवन है, फोर में क्या गिवन है, बोल यार, राज्यसभा के सीट का एलोकेशन। फिफ्थ शेड्यूल में ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ द अदर एरियाज, और सिक्स शेड्यूल में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एटीएम एम, इसके ट्राइबल एरियाज मेंशन्ड है, याद है। सेवन शेड्यूल में क्या मेंशन्ड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। एट शेड्यूल में लैंग्वेजेस, बोल यार। नाइन शेड्यूल बोला था जिसमें कि पहले डालते थे लैंड वाइल लॉज, जो शेड्यूल नहीं होगा इसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बोला कि भाई नहीं होगा, रिव्यू होगा। टेंथ में क्या डाला, एंटी डिफेक्शन लॉ। इलेवेंथ में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ट्वेल्थ में म्यूनिसिपैलिटी। याद हो गया, चलो। डिफेक्शन देखो, अब सवाल क्या पूछता है तुमको, ध्यान समझना। एग्जाम में सवाल 2022 में क्या पूछा, आपको 4-5 प्रोविजन याद करने हैं। पहली बात कि डिफेक्शन कब-कब लगता है, उससे पहले एक समझो ध्यान से, आपसे पूछ लेगा कि डिफेक्शन का केस डिसाइड कौन करता है, हु डिसाइड एंड प्रिसाइड ओवर द डिफेक्शन केसेस, स्पीकर। लोकसभा में तो स्पीकर, और राज्यसभा में है तो चेयरमैन। जिस हाउस के बंदे को डिफेक्ट करना होगा, उस हाउस की रूलिंग उसी हाउस का मॉनिटर देखेगा, ठीक है। अगर अब किस-किस केस में ध्यान समझो, अगर एक बंदे ने खुद की पार्टी, मैं बीजेपी से बिलॉन्ग करता हूँ, मैंने पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी, डिफेक्शन लग जाएगा मेरे ऊपर। दूसरा, मैं, मेरी पार्टी बोलती है इस मुद्दे पे हाँ बोलो, मैंने ना बोल दिया, पार्टी के वोट, पार्टी लाइन से मैं अगेंस्ट चला गया, डिफेक्शन लग जाएगा। दूसरा, मैं बोलता हूँ मैं निर्दलीय लड़ता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, और इलेक्शन जीतने के बाद मैंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो डिफेक्शन लग जाएगा। दूसरा, मेरे को नॉमिनेट किया गया है, मैं नॉमिनेटेड मेंबर हूँ, और मैंने क्या करा, मेरे पास 6 महीने का टाइम होता है, मैं नॉमिनेट कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं किस पार्टी से बिलॉन्ग करता हूँ। 6 महीने के भीतर मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता हूँ, यस। लेकिन 6 महीने के बाद अगर मैंने ज्वाइन करा तो डिफेक्शन लगेगा। यूपीएससी ने क्या 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा, 6 महीने के बाद ज्वाइन करे और डिफेक्शन लग जाता है, नहीं सर। 6 महीने के अगर तो लग जाता है, बोलता है कि 6 महीने के बाद ज्वाइन करोगे तो डिफेक्शन नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता। नहीं, उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि 6 महीने के अंदर ज्वाइन करने में डिफेक्शन लग जाता है, नहीं होता ऐसा। होता क्या है, ध्यान समझना। मैं बोलता हूँ कि आज मेरे को प्रेसिडेंट साहब ने नॉमिनेट कर दिया, मैं एक एमपी बन गया। अब इस डेट से लेके 6 महीने के अंदर-अंदर
मैं आई कैन ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी, यस आई कैन ज्वाइन, लेकिन जैसे ही 6 महीना क्रॉस हो जाएगा, आफ्टर दिस आई कैन नॉट ज्वाइन। और अगर मैं इसके बाद ज्वाइन करता हूं तो मेरे को एंटी डिफेक्शन लग जाएगा, ठीक है। आई कैन ज्वाइन, और ज्वाइन करने पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, मेरे को डिफेक्शन ट्रीट नहीं किया जाएगा इस पे। लेकिन अगर मैंने यहां पर ज्वाइन किया तो मेरा डिफेक्शन लग जाना है। दैट इज व्हाई नॉमिनेटेड मेंबर कैन ज्वाइन विद इन 6 मंथ्स एंड इंडिपेंडेंट कैन नेवर ज्वाइन, ठीक है ना। और अगर तुम पार्टी लाइन से अगेंस्ट वोट करो या फिर तुम पार्टी मेंबर हो और पार्टी मेंबरशिप छोड़ दो, इन चारों केस में क्या लग जाता है, लग जाता है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि आपकी अगर पार्टी के 2/3 लोग अगर किसी पार्टी में जाके मर्ज करके, मान लो बीजेपी के इतने लोग कांग्रेस चले गए, ये कांग्रेस इतने लोग बीजेपी आ गए, तो डिफेक्शन ट्रीट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बोला दो पार्टी आपस में मर्ज कर गई है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ये एक लूप होल है, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था सरकार बनने के टाइम 2000, आई थिंक एग्जैक्टली डेट नहीं याद आ रहा मुझे, अभी कुछ टाइम 2-4 साल पहले की बात है, ठीक। उसका ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस इंटर डिफेक्शन लॉ ने ना, इसका सबसे बड़ा लूप होल है, कोई टाइम लिमिट नहीं दिया है डिसाइड करने के लिए। स्पीकर डिसाइड करे कि भाई ये आइडेंटिफिकेशन केसेस है, तो क्या करते हैं, डिफेक्शन के थ्रू टालाते रहते हैं। तो अपोजिशन पार्टी के मेंबर का डिफेक्शन केस अगर लग गया, स्पीकर तो रूलिंग पार्टी से आते हैं। अगर स्पीकर चाहेंगे तो स्पीकर कैन, कोई टाइमलाइन ही मेंशन नहीं है भाई कि डिफेक्शन केस आपको चुनना है। कौन केस सुनता है इसका? इसका केस स्पीकर सुनते हैं, प्रिसाइड स्पीकर करते हैं। आपको टाइम लिमिट ही गिवन नहीं है ये करने के लिए, ठीक है। प्लीज ध्यान रखना, बोल देगा स्पीकर डिसाइड इन राज्यसभा आल्सो, नो सर, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर डज, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा इज स्पीकर एंड राज्यसभा इज आपका चेयरमैन राज्यसभा, ठीक है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर करेगा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। तो डेप्यूटी स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड ओवर अ एनी डिफेक्शन, कहते भाई ऐसा नहीं होता। एंटी डिफेक्शन केस डेप्यूटी स्पीकर कैन प्रिसाइड, यस, इफ ही इज एक्टिंग एज अ स्पीकर, जो स्पीकर इज एब्सेंट तब काम हो जाएगा। अब आते हैं सीजीआई के बारे में, क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि सीजीआई को भी इलेक्ट किया गया है। पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सा सीरियस एस्पिरेंट है जिसको नहीं पता कि सीट की इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है? भाई मुझे पता है, क्या होता था? 3 जजेस केसेस होते हैं, 3 जजेस के केसेस होते हैं। सबको पता है। फर्स्ट वाले में क्या बोला? बोला कि इसमें बोला ना कि जो सेंटर है, व्हिच हैज़ मोर पावर इन इन यू नो अपॉइंटिंग द सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो बोला कि सेंटर ही डिसाइड करेगा भाई, और सेंटर जो डिसाइड देगा, यही रिकमेंडेशन हमें सुननी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बस रिकमेंड कर देगा, बट फाइनल डिसीजन किसके पास है? फाइनल रूलिंग सेंटर के पास होगी, किसको जज बनाना है। सेकंड जिस केस में सुप्रीम कोर्ट पलट गई और बोलती है कि नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट जो भी रिकमेंडेशन देगी, ये रिकमेंडेशन बाइंडिंग होगी। और सुप्रीम कोर्ट कैसे रिकमेंडेशन देगी? बोलेगा, इनने बोला, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, मतलब एक सीजीआई होंगे, प्लस 2 अलग सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। ये 3 लोग मिलके जो रिकमेंडेशन देंगे वो काम हो जाएगा। और जस्ट केस में क्या बोला? थर्ड में क्या बोला? कुछ नहीं करा, इसका एक्सपेंशन कर दिया। इसको बोला कोलिजियम, बोला इसको। इस कोलिजियम का एक्सपेंशन, कोलिजियम क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ जजेस हु विल रिकमेंड फॉर द इलेक्शन ऑफ जजेस। इसका एक्सपेंशन कर दिया, मतलब क्या? अब कोलिजियम में हो गए, एक सीजीआई हो गए, प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट जज हो गए। टोटल कितने मेंबर हो गए? 5 मेंबर हो गए, ठीक है। तो थर्ड जज में क्या हुआ था? कोलिजियम का एक्सपेंशन हो गया था। एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक है, ये वही बात है। तो आज क्या प्रोसीजर है? आज प्रोसीजर है, अगर ये चीज जज को इलेक्ट करना है, ऐसे होते हैं। बट सीजीआई कैसे इलेक्ट होते हैं? भाई सीजीआई जो होते हैं ना, ही इज ऑलरेडी अ जज, यस और नो? ऑलरेडी अ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक। अब क्या हो रहा है कि आज मेरे जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं, इनका टर्म ओवर हो गया। अरे बोलो, 665, सॉरी, इनका टर्म ओवर हो गया। इनके टर्म को ओवर होने के बाद, इनके टर्म को ओवर होने के बाद जब ये का टर्म खत्म होकर जब जाएंगे, तो ये क्या करते हैं? ये रिकमेंड कर देते हैं कि भाई अब मेरे बाद ये बनेंगे, ठीक है। और दूसरा, जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही सीजीआई बनते हैं। ऐसा क्या है? ऐसा संविधान में लिखा हुआ है? बोल देगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी सीजीआई। नो, दिस इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ इट हैपेंस? बाय कन्वेंशन। ये कैसे होता है? इट हैपेंस बाय नॉर्मल रीत चली आ रही है, रीत जगत की ऐसी भी, कि एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जो हुए वो सीजीआई बन गए। समझे? दिस इज द आइडिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्या एज लिमिट गिवन है? 65 ईयर्स, ठीक। 65 ईयर्स की एज गिवन है, ध्यान रखोगे इस बात को। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट का क्या मतलब है?
बताओ, अरे भाई नाम खाली प्रेसिडेंट बोलेंगे, हाँ आप सीजीआई बन गए, ठीक है, वो है। तो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं। ऐसा ऐसा कहीं लिखा है क्या? नहीं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। ओथ कौन दिलवाता है इनका? ऑफ कोर्स ये जो ओथ होता है प्रेसिडेंट साहब दिलवाएंगे, कॉमन सेंस वाली बात है। अच्छा मुझे एक बात बता दो तुम लोग कि हाई कोर्ट के मैं जज की अगर बात करूं, इनका इलेक्शन कैसे होता है? इनका इलेक्शन क्या कोलिजियम से होता है? बोलेगा कोलिजियम ओनली रिकमेंड्स फॉर सुप्रीम कोर्ट जज एंड नॉट फॉर हाई कोर्ट जज। नहीं सर, कोलिजियम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के लिए होता है। डिफरेंस क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम बोलूंगा तो इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, और मैं हाई कोर्ट का कोलिजियम बोलूंगा तो इसमें एक सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस प्लस 2 अदर सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, मतलब इसे 3 मेंबर हैं, इसे 5 मेंबर है। ये आपको एग्जाम में दिमाग में रखना है। समझ रहे हो मेरी बात? दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है, डन। ये एकदम ध्यान रख, दोनों का कोलिजियम ही करेगा। अब मैं बोलता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं क्या? यस। क्या ओथ भी प्रेसिडेंट दिलवाते हैं क्या? यस। लेकिन हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट क्या गवर्नर करेंगे? नहीं, इनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट साहब करेंगे, लेकिन इनका जो ओथ है ना वो गवर्नर दिलवा देंगे। ये एकदम दिमाग में रखना है आपको, 100% पीवाईक्यू में आ रखा है। ठीक, इतना कर लिया हम। कैंटोनमेंट बोर्ड न्यूज में रहा, इस बार ध्यान समझो क्या होता है। लोकल बॉडीज है, अर्बन लोकल बॉडी है, म्यूनिसिपैलिटी की तरह ही है। डिफरेंस क्या है कि आर्मी का जो कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, आर्मी की गैरिसन के द्वारा दिखाया है। बेसिकली होता क्या है, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो आपको सिंपल समझना है। बोल देखो होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, नहीं, इट कम्स अंडर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखोगे। ठीक, दूसरा क्या आपसे बोल देगा कि जो कैंटोनमेंट बोर्ड है ना, इट कम्स अंडर कंकरेंट लिस्ट। नहीं सर, इट कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट। एक क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, दूसरा, ये सब फालतू बात याद नहीं करनी। बोल देगा कितनी कैटेगरीज होती है, नंबर ऑफ कैटेगरीज बस देख लेना। टोटल 4 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, ये नंबर याद करना है। कितने नंबर कैटेगरीज है? 4 है। दूसरा बोल देगा इट कंप्राइजेस बोथ मिलिट्री पॉपुलेशन। नहीं, मिलिट्री भी होते हैं और सिविलियन भी होते हैं। ये सब कुछ एमसीक्यू ध्यान रखना। ठीक, समझा बात? बस कैंटोनमेंट बॉडी होता है, क्या होता है, अर्बन लोकल बॉडीज होती है भाई। अब आते हैं इलेक्शन के ऊपर। इलेक्शन की मैं बात करूं आपसे, ठीक है, लोकसभा इलेक्शंस हुए अभी, ठीक। अब लोकसभा इलेक्शंस 24 से कंडक्ट किए गए हैं। कुछ बातें ध्यान रखो इसके बारे में। मैं अगर बोलता हूँ आपसे कि मैं इलेक्टर हूँ, कुछ बेसिक टर्म समझ लो पहले। इलेक्टर मतलब मैं वोटर लिस्ट में हूँ, मैं वोट कर सकता हूँ, मैं इलेक्टर हूँ। अब क्या होता है कि आई कैन वोट, येस ऑफ कोर्स, इफ आई एम इलेक्टर आई कैन वोट। सिंपल बात है, इलेक्टर मतलब जो इंसान वोट कर सकता है, ठीक है, इतना हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक इंसान है मान लो, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मान लो कि एरिया है, इसके अंदर में 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब कि यहाँ से एक बंदा, यहाँ से एक बंदा, यहाँ से लोग लड़ रहे हैं। ये अपना अपना एक ज्योग्राफिकल एरिया को डिवाइड कर दिया। एक ज्योग्राफिकल एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करने के कमीशन को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को डिलिमिटेशन बोलते हैं, डिवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अ ज्योग्राफिकल स्टेट और अ टेरिटरी इनटू मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर द पॉपुलेशन। ठीक है, इसको डिलिमिटेशन बोलते हैं, आगे पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, डिलिमिटेशन बोलते हैं, इसका डिलिमिटेशन कमीशन बनती है, आगे दिखाऊंगा मैं। कहने का मतलब है कि मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, मान लो लेट्स से एक्स बन गई है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि अब बन गई। अब मैं बोल रहा हूँ क्या कि ना, एक सीट है, यहाँ सीट में एक सीट मिल गई, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे 1 सीट है। एक बंदा क्या 2 सीट से इलेक्शन लड़ सकता है? यस। एक बंदा कैन कंटेस्ट फ्रॉम 2 सीट्स इन द सेम इलेक्शन। यस। लोकसभा के इलेक्शन में एक इंसान 2 सीट से लड़ सकता है, क्या ऐसा संविधान में गिवन है? नहीं, ऐसा आरपी एक्ट में गिवन है। तो आरपी एक्ट अलाउ करता है किसी बंदे को 2 सीट से लड़ने के लिए, लेकिन लेकिन अगर वो सीट जीत गया तो कोई एक ही सीट से जीतेगा, और दूसरी सीट जो बच गई उसे बाई इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, छोटा सा फैक्ट है, एग्जाम के लिए ना रखो, भूल जाओ। बता दिया, मोटा-मोटा ध्यान रखो कि ऐसा पूछेगा नहीं आपसे। पूछ लिया तो ध्यान रख, दिमाग में आ जाएगा आपके, ठीक है? बता दिया। अब इलेक्शन पिटीशन का ध्यान रखना। आपको इलेक्शन को जुड़े कोई भी पिटीशन फाइल करना है, ठीक है? कोई भी इलेक्टर फाइल कर सकता है, ठीक? पर्सनली फाइल कर सकते हैं इलेक्शन से जुड़ा हुआ कोई पिटीशन। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान रखना, ठीक है? इलेक्शन का पिटीशन बोल देगा कि डिस्ट्रिक्ट जज में लिया जा सकता है, नहीं। इलेक्शन का पिटीशन स्टेट के हाई कोर्ट में ही लिया जा सकता है पहली बार। तो हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या है कि सबसे पहले इसी के पास आएगा। अगर हाई कोर्ट एक्सक्लूसिव नहीं है, ओरिजिनल है। मतलब क्या कि हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट भी सुन सकती है, इसलिए एक्सक्लूसिव नहीं है। लेकिन ओरिजिनल मतलब क्या कि सबसे पहले आएगा तो हाई कोर्ट में आएगा। और अगर ये हाई कोर्ट में आया, तो हाई कोर्ट के बाद क्या होगा? अगर हाई कोर्ट से आप सैटिस्फाइड नहीं हो, देन अपील लाइज़ विद द सुप्रीम कोर्ट।
तो आप यू कैन रीअपील इट इन सुप्रीम कोर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर कैन यू कैन गो इन द हाई कोर्ट। तो बोलते हाई कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन पिटिशंस। यस, हाँ जी सर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्या है इलेक्शन जुड़े पिटिशंस कौन फाइल कर सकता है, कोई भी इलेक्टर फाइल कर सकता है। नॉमिनेशन मतलब क्या है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। कोई कुछ नहीं होता यार, बहुत आसान सा। बोलेगा कौन नॉमिनेशन भर सकता है, कोई भर सकता है, हम लोग भर सकते हैं। क्या होगा, अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता हूँ, तो तो एक कोई बंदा चला जाए मेरे साथ प्रपोज करने के लिए, और प्रपोजर कौन होता है प्रपोजर? प्रपोजर मतलब कोई भी इलेक्टर हो सकता है उस एरिया का, कोई भी इलेक्टर जो कि वो वोट करने वाला आदमी। अगर आप किसी इंडिपेंडेंट पार्टी से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंसी के कोई भी 10 लोग को 10 बंदों को उठा के लेके जाना है, 10 इलेक्टरों को लेके जाना है और बोलना है कि भाई मैं प्रपोज कर रहा हूँ। ये सब मुझे पढ़ाते हुए भी ये पढ़ाते हुए मुझे शर्म आ रही है, ठीक है? क्योंकि ये सवाल एग्ज़ाम में नहीं आता है। ये बता दे रहा हूँ आपको बेसिक सा करने के लिए। सवाल अगर पूछ सकता है तो आपसे ये वाला पूछ सकता है, फ़ील वाला। अगर पूछ सकता है तो ऐसा सवाल नहीं पूछेगा, पूछ लिया तो देखो ऐसा पूछेगा। एक सवाल पूछ लेगा जनरली बताता हूँ क्या आपको, रिकॉग्नाइज़्ड एंड अनरिकॉग्नाइज़्ड पार्टीज़। इसको याद करने का तरीका थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है? इतना हम लोग रिस्क लेके जा सकते हैं। वन लाइनर एमसीक्यू आ जाएगा, टर्म 70सी क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछती नहीं है पॉलिटी में। अगर पूछ लिया ध्यान रखना, 70सी का मतलब क्या होता है? डेटा विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन, ठीक है? क्या होता है इस डेटा में कि भाई कितने वोटर्स थे, कितने इलेक्टर्स थे, कितने वोटर ने बोला कि वोट नहीं डालेंगे, कितने लोग को वोट देने दिया नहीं गया, ठीक है? कैंडिडेट का नाम क्या था वगैरह, वगैरह। मतलब इलेक्शन का डेटा इसमें होता है। अब एक्टिविस्ट बोल रहे हैं इसको पब्लिक करो, ठीक है? ईसीआई बोला कि भाई हमको कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है डेटा को पब्लिक करने के लिए। ठीक है? एंड दैट इज़ व्हाई वी कैन नॉट शो दिस। तो ये फॉर्म 70 सी पूछ ले क्या है? इट इज़ नथिंग बट द इलेक्शन का डेटा होल्ड बाय ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वही इसको होल्ड करता है। अब देखो कुछ चीज़ें एक साल इलेक्शन में रही है न्यूज़ में। एक होता है होम वोटिंग फैसिलिटी, मतलब कि आप घर से वोट कर सकते हो। कौन घर से वोट करेगा? आप और हम क्यों करेंगे? तो घर से वोट करेगा जो भाई बेचारे पीडब्ल्यूडी हैं या बहुत सीनियर सिटीज़न हैं। इनके साल 85 साल से ऊपर है, अब कहाँ लाइन में लगेंगे बेचारे? तो उनके लिए घर से वोटिंग करने की बात है। हाउ कैन दे वोट फ्रॉम होम? यूजिंग पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट मतलब क्या? भाई एक पोस्टल बैलेट में इतना डाल दिया जो भी, अपने वोट को पोस्ट से सेंड कर दिया, ठीक है? ये हो गया। अब प्रॉक्सी वोटिंग क्या होती है इसको ध्यान समझना। प्रॉक्सी वोटिंग मतलब मैं आर्म्ड फोर्सेस में हूँ, आई एम यू नो मैं बॉर्डर पे हूँ, मैं आ नहीं सकता घर पे, तो मैं अपने वोट को मैं किसी और को प्रॉक्सी दे दूँगा। कैसे? एक कॉलेज में हुआ करता था, भाई मैं नहीं जा रहा हूँ प्रॉक्सी मार देना। प्रॉक्सी मतलब मेरे जगह पे तुम अटेंडेंस मार देना। करते थे अपन कॉलेज में, सबने किया होगा कभी ना कभी। हमने तो बहुत किया, आपने तो किया ही होगा ऑफ कोर्स, ठीक है? नहीं किया तो क्या ही बोलें फिर। ठीक है, चलो आते हैं। तो अगर प्रॉक्सी करवा रहे हो, तो मतलब क्या है कि आप वोट नहीं कर रहे हो, आप अपने वोट को वोटिंग राइट को डेलीगेट करो किसी और इंसान के ऊपर, दे कैन वोट ऑन बिहाफ ऑफ यू। किसके लिए एप्लीकेबल है? आर्म्ड फोर्सेस, कोई स्टेट से बाहर पुलिस के लोग रह गए, ठीक है? बेसिकली सर्विस पर्सनल के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है, मतलब आम जनता के लिए नहीं है, ठीक है? क्यों आम जनता को ये बात देगी सरकार, ठीक है? समझे बात को? ये ध्यान रखोगे इस बात को। प्रॉक्सी वोटिंग में वो इंसान खुद वोट नहीं करता, कोई और करता है। होम वोटिंग फैसिलिटी में पोस्टल बैलेट को यूज़ करके होम वोटिंग कर लेते हैं डिपेंडेंट, क्यों? क्योंकि इन सारे लोगों को दिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा दे आर नॉट कैपेबल टू गो। एक और सवाल पूछ लेगा आपसे, स्वीप क्या होता है? स्वीप मतलब क्या है? एक बार ऐसे ही पूछ लेगा आपसे टर्म इन न्यूज़ में, ठीक है? ऐसा एक क्वेश्चन पूछ लेगा। क्या मतलब होता है? सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, मतलब क्या? कुछ नहीं यार, एक कैंपेन है जो इसी ने इलेक्शन कमीशन ने चलाया है। ये क्या बोल रहा है? भाई कुछ नहीं, पीडब्ल्यूडीज़ को एंगेज करेंगे, बताएँगे, ठीक है? कैसा सेंसिटाइज़ करेंगे कि भाई वोटिंग करो ये वो, ठीक है? बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है? स्वीप इज़ एन अवेयरनेस कैंपेन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है? इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। याद क्या दिमाग चमकाना है? स्वीप इज़ एन इलेक्शन से जुड़ा हुआ चीज़। ईवीएम, वीवीपैट, बच्चे से बचपन बच्चे को पता है ईवीएम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वीवीपैट क्या होता है? वेरिफाइबल वोटिंग पेपर ऑडिट ट्रेल, मतलब क्या? वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल मतलब क्या कि आपने मान लो कि इस एक्स कैंडिडेट को वोट कर दिया, तो वोट करने के बाद क्या होता है, एक वहाँ शीशे का ऐसा बना होता है, उसमें एक पर्ची निकल के आ जाती है। वो पर्ची आई थिंक 7 सेकंड के लिए, 7 सेकंड्स के लिए, 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखती है और पर्ची के बाद अंदर चली जाती है। ये पर्ची को आप घर नहीं ला सकते हो। ये सिंपल सा बात है, ठीक है? जनरल नॉलेज की चीज़ है भाई, बेसिक जीके है, अपने को पता बस इतना पता होना चाहिए वीवीपैट क्या होता है, ठीक है? वीपैट को एक बहुत फालतू इन्फो दे रहा हूँ, फालतू इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, फिर भी ध्यान रख लो। वीपैट को बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन ईवीएम को बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है। ईवीएम बैटरी पे चलता है, ठीक है? और ईवीएम पावर सप्लाई पे नहीं चलता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बैटरी पे चलता है, पावर सप्लाई पे नहीं चलता। ये बात ध्यान रखना है, फालतू बात है, फिर भी एक बार देख लो, ठीक?
अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? सबको पता होता है, फिर बता देता हूँ मैं क्या होता है। ध्यान रखना एक सबसे इम्पोर्टेंट बात एमसीसी के बारे में, इसका संविधान में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली, ठीक है? मेंशन नहीं है। होता क्या है? कुछ नहीं, एक भाई कोड ऑफ कंडक्ट है, इलेक्शन कमीशन रिलीज़ करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि भाई साहब इलेक्शन आ रहा है, अपने आराम से रहने का आप लोगों को। आप लोग कुछ ऐसे झूठे वादे मत करिएगा, पैसा मत बाँटने लगिएगा, अब ऐसा एडवर्टाइज़मेंट मत करिएगा कि हम इस जाति को ये दे देंगे, इस धर्म को ये दे देंगे। आपको अपीज़मेंट नहीं करना है। ना इसके कुछ गाइडलाइंस देता है ये, ठीक है? अब एग्ज़ाम के लिए समझना क्या है आपको, प्लीज़ ध्यान रखना है, एमसीसी के लिए कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है। कोई लॉ नहीं जो एमसीसी को पीछे से बैक करता हो, ठीक है? तो अगर एमसीसी को किसी ने एमसीसी को किसी ने वायलेट कर दिया, तो क्या इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर लीगल केस कर सकता है? नहीं, क्योंकि कोई इसको लीगल बैकिंग आज तक तो नहीं है। एट टिल प्रेजेंट डेट कोई लीगल बैकिंग नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, ठीक है? नाइदर इट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई क्या होता है? रूल ऑफ लॉ है, तो आइदर यू आर आपको पावर कहाँ से मिलेगी? या तो आप संविधान में गिवन हो, आपके लिए कोई प्रोविजन, या को आपको किसी पार्लियामेंट के एक्ट ने ऐड करा है। भाई साहब ये संविधान में भी गिवन नहीं है और कोई स्टैट्यूटरी मतलब कोई पार्लियामेंट ने लॉ भी पास नहीं करा है, एंड दैट इज वाई इसको कोई भी लीगल वायलेशन, लीगल बैकिंग नहीं है। समझी बात? दूसरी बात, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि एमसीसी अनाउंस कब किया जाता है? एमसीसी को अनाउंस किया जाता है, कब किया जाता है? एमसीसी इज ऑपरेशनल फ्रॉम द डे व्हेन द इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस्ड टिल द डे व्हेन द रिजल्ट्स आर। तो इलेक्शन का डेट अनाउंस करने का मतलब डेट ऑफ इलेक्शन से लेकर यहां से लेकर जब तक आपका रिजल्ट आ जाए, तब तक क्या होता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता है। ये बात अपने को चमकनी चाहिए दिमाग में, ठीक है? समझा बात? कुछ चीजें हैं, इसको एक बार रीडिंग दे लेना, आपको समझ जाएगा, ठीक है? यहाँ तक मेरा क्या हो गया? मेरा ये कंप्लीट हो गया, क्या बोलते हैं, इलेक्शन कर लिया हमने, क्या करा, रिवाइज़ कराऊँ मैं? बताओ मुझे, रफली बताओ क्या-क्या दिमाग में होना चाहिए? ज़हर पी लिया है क्या मैंने यार? अलीच वेल, अलीच वेल। ठीक है? एक बार रिवीजन कराओ, आ जाओ, चलो, स्टार्टिंग से, क्या-क्या करा है, टॉपिक क्या-क्या करा है? एकदम मैं भी देख रहा हूँ क्या कुछ? मैं तो कुछ नहीं देख रहा, साथ में करना, ठीक है? साथ में करना मेरे, एकदम रैंडमली। मैंने अपन ने स्टार्ट करा प्रेम्बल से, प्रेम्बल पे क्यों न्यूज़ भाई? उसने बोला कि भाई सोशलिस्ट सोवरेन जो न्यूज़ में था, सोशलिस्ट और सेक्युलर वो पहले नहीं था, इसको हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर दिया, खत्म करो बात। देखो सारी चीज़ जो मैंने प्रेमल में पढ़ी है आपको पता होना चाहिए, पार्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह सब पता होना चाहिए, सारे प्रोविजन सब कुछ ए टू ज़ेड। प्रेम्बल को आपको ए टू ज़ेड पढ़ना है प्रेम्बल को, जितना मैंने कराया। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो उसको रिवाइज़ करो, और पढ़ना चाहते हो, पहले पढ़ा नहीं, 10 घंटे वाली वीडियो से पढ़ लेना, अभी जस्ट 2 दिन पहले डाली है। दूसरा, बहुत कुछ पढ़ा हमने, सुप्रीम कोर्ट, मैं सब कुछ तो याद नहीं होगा, जो याद है बता रहा हूँ मैं आपको रैंडमली। सुप्रीम कोर्ट के जज का जो 3 जजेस केसेस है, ये एग्ज़ाम में आप एकदम पढ़ के जाना, मतलब कोई इसमें है ही नहीं, एकदम पढ़ के जाना है आपको, ठीक? उसके बाद और क्या? सब कुछ ही बता रहा हूँ। आपका जो बताया मैंने, पोस्टल बैलेट बताया, प्रॉक्सी प्रॉक्सी वोटिंग बताया, वीवीपैट बताया, ये सब टर्म पता होना चाहिए आपको। स्वीप जो इनिशिएटिव है, बस ये सब आपको क्या पता होना चाहिए एज़ अ टर्म इन यूज़, ठीक है? जैसे जानना है कि ये भाई साहब है क्या ये? फिर कुछ चीज़ बताई मैंने आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, बेसिक बात समझ लेना। फिर बताया था मैंने आपको आर्टिकल 2, 3 के बारे में, ये समझ लो स्टैटिक ही है बेसिकली ये तो। जब सिटीज़नशिप पढ़ाया आपको तो बताया मैंने कुछ चीज़ें, कि संविधान में चीज़ें मेंशन नहीं थी, बाद में ऐड किया गया। मैं आपसे बोलूँ कि एक्वायर्ड सिटीज़नशिप को करने का, एक्वायर करने का कितना तरीका गिवन है? 5 तरीका गिवन है। 5 वेज़ आर गिवन, ठीक है? बर्थ, डिसेंट, कुछ-कुछ चीज़ें, नेचुरलाइज़ेशन, रजिस्ट्रेशन एंड डिसेंट, एंड देन देयर इज़ योर एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। ये एक संविधान में मेंशन तो नहीं था, ये मेंशन 1955 के एक्ट में मेंशन था, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट में मेंशन था, ठीक है? अच्छा, इस एक्ट का हमने 1985 में अमेंडमेंट करा और सेक्शन 6 ए ऐड करा, व्हिच टॉक्ड अबाउट द असम अकॉर्ड, में कि हम लोग बांग्लादेश से, ईस्ट पाकिस्तान जो उस टाइम में था, वहाँ से आए हुए लोगों को हम क्या दे रहे थे? सिटीज़नशिप दे रहे थे, ठीक है? इतनी बात तो मुझे समझती है, दिमाग में क्लियर है एकदम, 100% क्लियर।
फिर हमने एक सीए हम लोग और लेकर आए थे 2019 में, जिसमें हमने हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन को हमने दे दिया। दे वर द परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज इन द कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये इंडिया में आ जाएंगे, तो इंडिया में अगर आ गए 2014 से पहले अगर इंडिया में आ जाते हैं, तो इनका नेचुरलाइजेशन पीरियड को 11 साल से कम करके हमने 5 साल कर दिया, कि 14 से लेके 5 साल तक अगर इंडिया में रहते हैं, ठीक है, तो इनको इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आती है मुझे, ठीक है? कुछ ही बात मुझे क्लियर हो गई एग्ज़ाम के लिए? एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब अपन जो है आगे बढ़ते हैं। 70 सी फॉर्म भी एक बार ध्यान रख लेना आप लोग। एक बार जो है वो फॉर्म 70 सी भी एक बार देख लेना। बस देखना है कि है क्या? रफ आइडिया होना चाहिए, ठीक? इलेक्शन पिटीशन ध्यान रखना, इलेक्शन पिटीशन कैन ओनली बी फाइल्ड इन द स्टेट हाई कोर्ट एंड देन री-अपील लाइज़ विद द सुप्रीम कोर्ट, कैन नॉट बी फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कैंटोनमेंट बोर्ड ध्यान रखोगे ये सारी बातें, यूनियन गवर्नमेंट में स्टेट यूनियन लिस्ट में आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री में आता है, होम मिनिस्ट्री में नहीं आता, ध्यान रखना एकदम इसको, ठीक है? ये आपके होम मिनिस्ट्री में नहीं आता है। 4 कैटेगरीज़ मेंशन्ड है इसकी, और ये तो जस्ट के बता दिया मैंने आपको। 22nd हो गया, ये ध्यान रखना एंटी डिफेक्शन वाला, 4 केसेस ध्यान रखोगे एकदम, चारों के चारों रट्टा लगाना है, एक्सेप्शन मर्जर का ध्यान रखोगे, डिसाइड कौन करता है, स्पीकर लोकसभा में, चेयरमैन राज्यसभा में, प्रिसाइडिंग ऑफिसर करते हैं इन द रिस्पेक्टिव हाउसेस, 10 शेड्यूल में ऐड किया गया था, कौन सा अमेंडमेंट था, 52nd अमेंडमेंट था। इतना आपने को पता होना चाहिए, बस अपन को डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन के लिए कोई पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं है, स्टेट से काम हो जाता है, और ये सारी बात अपने को परसों पता है। प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी है प्रेसिडेंट की? यस, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अ बिल टू एडजस्ट द बाउंड्री ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 3। तेलंगाना का 10 साल कंप्लीट हुआ। एनी प्रॉपर्टी मतलब एनिमी स्टेट की प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी बोलते हैं। इंडियन पासपोर्ट आपके आपके यूनियन लिस्ट में आता है, कंकरेंट में भी नहीं आता। फॉरेन ट्रिब्यूनल विल क्लासिफाई अ पर्सन एज अ फॉरेनर, एंड सिटीजनशिप करा दिया मैंने, सब करा दिया, डन है भाई, हमारा काम खत्म। लेट्स स्टार्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नाउ। ठीक है, मेरे साथ साथ याद करते चलोगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है। अब चूंकि रट्टा लगाने वाली चीज है, देखो जो चीजें न्यूज में है वो भी कराऊंगा, जो नहीं है वो भी करा दूंगा मैं यहाँ, ठीक है? जो बॉडीज न्यूज में हो तो करेंगे ही, जो नहीं है उसको भी कर लेते हैं। सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो इंपॉर्टेंट रही है सबको कर लेते हैं। तो ना एक एक सेट में देखते हैं 3 बॉडीज। कौन 3 बॉडीज? ये 3 बॉडीज देखो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, एनसीएसटी, एनसीबीसी, ये 3 बॉडीज है, तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर में है, ठीक? देखो तीनों के लिए सब कुछ सेम है। आपको क्या याद करना है कि अपॉइंटमेंट तीनों को कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब करते हैं, ठीक? कोई इसमें ये नहीं भाई, प्रेसिडेंट करता है तो ऑब्वियसली रिकमेंडेशन किसकी रहती होगी भाई? काउंसिल मिनिस्टर की रहती होगी, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, उससे तो कुछ करते नहीं है। कंपोजिशन की बात करूं मैं तो 3 मेंबर होते हैं तीनों में, एससी, एसटी, बीसी, तीनों के अंदर में 3 ही मेंबर होते हैं। एक चेयरमैन, एक सॉरी 4 मेंबर हो गए ना फिर तो, 4 मेंबर हो गए, टोटल 4 हो गए। एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 अदर मेंबर्स, 4 मेंबर हो गए टोटल। सर टेन्योर कितना होता है? 3 साल का, तीनों का। तीनों का टेन्योर 3 साल का होता है। अब ये तीनों की तीनों क्या करते हैं? अपनी रिपोर्ट जाके प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं। ये पीवाईक्यू में आ रखा है, करवाया भी मैंने, याद आ रहा है? ठीक। इन तीनों के पास सिविल कोर्ट की पावर होती है, ये याद हुआ? फिर से रिवाइज कराता हूँ। अपॉइंटमेंट तीनों का प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है? रिमूवल जब चाहे रिमूव कर सकते हैं। टर्म होता है, टर्म इज फिक्स ऑफ 3 इयर्स। कंपोजिशन इस पूरे बॉडी में, इस कमीशन में कितने लोग होते हैं? 4 लोग होते हैं। एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, एक 3 अदर मेंबर। दूसरा, ये कमीशन अपनी रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं। क्लियर? पावर ऑफ सिविल कोर्ट, पावर सिविल कोर्ट की होती है, क्योंकि कुछ तो काम करना ही पड़ेगा इसको। इतना याद आया आपको? तीनों के तीनों कौंसिल नेचर के हैं, याद आ गया? चलो अब बात करते हैं, फाइनेंस कमीशन पे आते हैं। आर्टिकल, सबका आर्टिकल याद करना नहीं है, आर्टिकल 280 याद कर लो बस। क्या फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? यस सर। अपॉइंट कौन करता है? फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट करते हैं। ऑफ कोर्स अंडरस्टूड सी बात, काउंसिल मिनिस्टर रिकमेंड करता ही होगा। हर 5 साल पे द प्रेसिडेंट विल कंस्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन। काम क्या है उसका? काम इज वेरी सिंपल। सेंटर ने जो पैसा लाया, टैक्स से कमाया, उस टैक्स के पैसे को डिवॉल्व करा द स्टेट्स। द सेंटर, हाउ मच ऑफ द मनी सेंटर विल शेयर विद द स्टेट्स, ये रिकमेंडेशन कौन देता है? फाइनेंस कमीशन, ठीक है? फाइनेंस कमीशन विल रिकमेंड कि सेंटर को स्टेट से कितना पैसा शेयर करना है, ठीक? फंक्शन क्या है? अब मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, इसका फंक्शन क्या है? कि डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट,
ठीक है, कितना फाइनेंस को डिवोल्यूट करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, समझ आई बात। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितना मान लो फाइनेंस कमीशन ने बोला कि भाई इतना परसेंटेज स्टेट को जाएगा सेंटर का, अब वो ना जो एडवाइस ये दे रहा है, रिकमेंडेशन दे रहा है, दिस इज ओनली एडवाइजरी इन नेचर, दिस इज नॉट बाइंडिंग। एग्जाम में सवाल बोल देगा, द रिकमेंडेशन टेंडर्ड बाय द फाइनेंस कमीशन regarding the devolution of finances between central and state is binding on the central government, yes or no? No, this is only advisory in nature, this is not binding। जरूरी नहीं कि सेंटर एक्सेप्ट करे, they can only recommend that। am I clear on this? Yes। is this body a constitutional body? पहला सवाल no, yes, sorry, yes। who appoints it? president appoints it, ठीक है। if at all I have to remove the finance commission, do I need a special majority? No। do I need to remove the finance commission as I would remove a supreme court judge? No। अगर मुझे इनको रिमूव करना होगा, अगर मुझे रिमूवल करना होगा फाइनेंस कमीशन के इसको मेंबर्स को या कुछ भी, तो क्या इसका रिमूवल सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगा क्या? नहीं, इसका रिमूवल इजी पीजी होगा। तो प्रेसिडेंट विल अपॉइंट इट, प्रेसिडेंट विल रिमूव इट, ठीक। अब जैसे सेंटर में यूनियन फाइनेंस कमीशन होता है ना, वैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होता है। क्या स्टेट फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? आपसे एग्जाम में बोल देगा कि फाइनेंस यूनियन जो फाइनेंस कमीशन है व्हिच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी constituted by the president, whereas the state finance commission is a statutory body or a non-constitutional body which is constituted by the governor। आपको लगेगा कि ये प्रेसिडेंट करते हैं, ये गवर्नर करते हैं, सही बोला, तो हो सकता है कि कंस्टिट्यूशन ना हो, लेकिन सर फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टेट फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, दोनों ही है। यूपीएससी भी कॉन्स्टिट्यूशनल है और स्टेट पीएससी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, समझ रहे हैं बात को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कॉन्स्टिट्यूशनल है और स्टेट इलेक्शन कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। Am I clear on this or not? Yes, ये सब ध्यान रखना है आपको। तो क्वेश्चन है, दिमाग में आ गया मुझे। अपॉइंट कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं, ये भी मुझे याद हो गया। टेन्योर 5 साल इसका भी होता है, इसका मतलब एवरी 5 ईयर द गवर्नर ऑफ एवरी स्टेट विल कंस्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन व्हिच इज द स्टेट का फाइनेंस कमीशन व्हिच विल डिवॉल्व द फंड बिटवीन स्टेट एंड हु। भाई सेंटर ने तो सेंटर स्टेट अपने छोटे वाले से फंड शेयर कर दिया, अब स्टेट का फाइनेंस कमीशन है तो ये बोलेगा अब स्टेट तो बड़ा भाई हो गया, इससे भी छोटे भाई है पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज, लोकल बॉडीज। तो स्टेट शुड शेयर द फाइनेंस बिटवीन द स्टेट एंड द लोकल बॉडीज। दिस लोकल बॉडी कैन इन्वॉल्व द पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज, म्युनिसिपैलिटीज। तो कहने का मतलब है कि मेरे को डिवोल्यूशन करना है पावर का एंड फाइनेंसेस का ऊपर से टॉप टू बॉटम। सेंटर जब स्टेट से शेयर करेगा तो ये रिकमेंडेशन देता है फाइनेंस कमीशन, और जब स्टेट स्टेट जब लोकल बॉडी से करता है तो इसका रिकमेंडेशन देता है स्टेट फाइनेंस कमीशन व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर। बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नेचर। यस, याद हुआ क्या? ये 4 बार लिखोगे याद हो जाएगा। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। पहली बात, क्या संवैधानिक बॉडी है? यस, 200% संवैधानिक बॉडी है। क्या मेंबर कितने होते हैं? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। टोटल कितने मेंबर्स हुए भाई? 3 मेंबर्स हुए हमारे पास, ठीक है। मैं अगर बोलता हूं आपसे कि अपॉइंटमेंट कैसे होती है, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक। इलेक्शन कमीशन की एक प्राइम मिनिस्टर है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, इनको मिला के एक सिलेक्शन कमेटी बनती है। अब ये जो सिलेक्शन कमेटी है ना, ये सीबीआई के इलेक्शन में भी बनेगी, ये लोकपाल के इलेक्शन में भी बनेगी, ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के इलेक्शन में भी बनेगी। इसका मतलब कि जो सिलेक्शन कमेटी है बनती रहती है क्या? हाँ जी सर। सिलेक्शन कमेटी का मतलब है कि देयर विल बी कमिटी व्हिच विल इंश्योर, तो एक बात समझ ध्यान से, प्राइम मिनिस्टर इज देयर, यस, रूलिंग पार्टी का बंदा है, अपोजिशन क्योंकि चेक्स एंड बैलेंस रखने के लिए, और चूंकि, ठीक है, दैट इज व्हाई अपोजिशन का होना जरूरी, क्योंकि सीसीआई इलेक्शन कमीशन इज रनिंग द इलेक्शन व्हिच इज द whole and soul of the democratic machinery in India, and that is why there should be a checks and balance, and that is why we have this leader of opposition here in the selection committee। तो अगर मुझे इलेक्शन कमीशन को के चेयरमैन को, इसको, इन तीनों को, इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट करना होगा, तो इस इलेक्शन कमेटी इलेक्ट करेगी। बोल यार, ये रिकमेंडेशन देगी प्रेसिडेंट को, ये रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट बाइंडिंग होगा एंड प्रेसिडेंट विल अपॉइंटेड, बोल देगा कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल रिकमेंड द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यस और नो? नो, क्योंकि ये रिकमेंडेशन सिलेक्शन कमेटी देती है एंड सिलेक्शन कमेटी की जो भी बोलेगी प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देंगे एज इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि ये लोग अपॉइंट हो गए, अपॉइंट होने के बाद इनका कब तक सर्विस में रहेंगे? 6 साल या 65 साल, विच एवर अर्लियर। या तो वो 6 साल सर्विस को दे दे या 65 ईयर की एज कंप्लीट हो जाए, इतना हो गया तो टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टेन्योर कंप्लीट हो गया, ठीक। मैं बोलता हूं कि इनका क्वालिफिकेशन क्या संविधान में मेंशन्ड है? नहीं मेंशन्ड है। ध्यान रखना, क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के मेंबर का मेंशन है संविधान में, बाकी किसी का मेंशन नहीं है, याद कर लोगे। दूसरा, सैलरी, ये देखो बताता हूँ क्या, अमेंडमेंट बिल आया था, अमेंडमेंट हुआ ईसीआई पे, ठीक है। अमेंडमेंट में क्या बोला गया कि द सैलरी विल बी इक्वल टू द कैबिनेट सेक्रेटरी, बट अभी भी इफ यू सी द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स,
द सैलरी इज स्टिल द सुप्रीम कोर्ट जज। तो दिस इज स्टिल, कुछ कोचिंग में दिया हुआ है कैबिनेट सेक्रेटरी वाला, ठीक है, लेकिन अभी भी जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट देखोगे सरकारी कागजों पे, ये सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी। द सैलरी ऑफ इलेक्शन कमीशन, ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, तीनों की सैलरी सेम है। तो आपको तो क्या ध्यान रखना है, पहला सवाल आपसे पूछेगा एग्जाम में, बोल देगा द सैलरी ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आर नॉट सेम। नहीं सर, दोनों की सैलरी बराबर है। एंड दोनों की सैलरी किसके बराबर है? सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर है। ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक। दूसरा, मैं आपसे अगर बोलता हूँ कि रिमूवल कैसे करेंगे, भाई अपॉइंट तो कर लिया, सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट करवा दिया, अगर रिमूव करना पड़ेगा एट एनी गिवन टाइम, जैसे फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट जब चाहे रिमूव करे, काम खत्म। लेकिन इसके मेंबर को, अगर इलेक्शन कमिश्नर्स को 3 लोग हैं, एक चीफ, एक दो दो अलग इलेक्शन कमिश्नर है, अगर इसको रिमूव करना होगा तो कैसा प्रोसेस, क्या प्रोसेस आसान होगा? नहीं, मुश्किल होगा। दैट इज वाई, क्यों ऐसा किया जा रहा है? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड द ईसीआई टू सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। व्हाई सर? बिकॉज सरकार जब चाहे रिकमेंड करके अगर निकाल दे, तो प्रेसिडेंट को तो वही सरकारी चला रही है, काउंसिल मिनिस्टर। इसका मतलब कि इलेक्शन कमिश्नर हमेशा इस डर में जिएंगे, बीटी में रहेंगे, जब चाहे मोदी जी निकाल देंगे। टू गिव देम सम सेफगार्ड सो दैट दे कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली। इनको इंडिपेंडेंस देने के लिए हमने क्या करा, इनके रिमूवल में इनको स्ट्रॉन्ग कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जो इंडिपेंडेंस मिली है रिमूव करने के लिए, आपको भी वही मिलेगी, आपको भी आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता। तो आप आराम से काम करो यार, क्या दिक्कत है? अब सवाल ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कैसे करते हैं, व्हिच इज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। इट हैज टू बी पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस, व्हिच इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। एंड द मोमेंट यू आर पासिंग इन द पार्लियामेंट अ बिल, वोटिंग हो रही है, बिल बिल नहीं, वोटिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, मोशन पास हो रहा है, एंड दैट टू बाय स्पेशल मेजॉरिटी। इसका मतलब कि दोनों हाउस में जाएगा क्या? यस। क्या अपोजिशन पार्टी के लोग मेंबर वोट करेंगे क्या? हाँ करेंगे। जनता का वोट आ गया क्या? हाँ जी आ गया। दैट इज वाई सरकार का यहाँ पे विम्स एंड फैंसी काम नहीं करता। ये समझना है आपको ध्यान से। तो मैं आपको तो बोलता हूँ एक बात कि रिमूवल किसका किसका सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह करते हैं, आपको आज जीवन भर के लिए याद करना है। एक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का, दोनों का, ये इसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, और ये 2 इलेक्शन कमिश्नर को कैसे रिमूव करेंगे? अ, इनको ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है ना, तो सुप्रीम कोर्ट जज के साथ करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर इन दोनों इलेक्शन कमिश्नर को करना है, इससे पूछ के करना पड़ेगा। ये दोनों के बड़े भैया हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूँ कि और कौन से ऐसे संविधान में पोस्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडीज़ हैं, जिनका रिमूवल इज़ डन बाय एज एन सेम एज़ अ सुप्रीम कोर्ट का जज, बताओ? मैं बोलता हूँ, एक तो आपका ये हो गया, ईसीआई हो गया, एक हो गया कैग, एक हो गया यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी, ठीक है? इन सब का रिमूवल जो होता है, सुप्रीम कोर्ट जज द्वारा होता है। ऑल ऑफ देम आर वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव, ठीक है? समझिए बात को। अब आता है कैग के ऊपर। कैग समझना ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैग पे आते हैं। क्या कैग एक संवैधानिक पोस्ट है? यस। कैग का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, कोई सिलेक्शन कमिटी नहीं है। इसका मतलब कि देयर इज नो सिलेक्शन कमिटी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ कैग। ध्यान रखोगे? व्हेreas इन द इलेक्शन कमीशन में देयर इज अ सिलेक्शन कमिटी। इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने में सिलेक्शन कमिटी है, ठीक है? लेकिन कैग में नहीं है। ये बार-बार लिखोगे, रटोगे, याद हो जाएगा। प्रेसिडेंट अपॉइंट कैग अंडर हिज वारंट, वारंट अंडर हिज सील, ठीक है? तो जब चाहे रिमूव कर सकते हैं, कोई सिलेक्शन कमिटी नहीं है। रिमूवल की बात करूंगा मैं, रिमूव कैसे करते बताया मैंने, वेरी डिफिकल्ट। ही विल आल्सो रिमूव्ड एज द सेम एज ईसीआई, सुप्रीम कोर्ट जज सब सेम तरीके से होंगे, एंड कैग विल आल्सो बी वेरी टफ टू रिमूव, दैट इज सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज होगा, रिमूवल इनका आसान नहीं होगा। दूसरी बात, इनका काम क्या होता है, सिंपल ध्यान से समझना। क्या काम होता है? ये क्या नाम है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ही विल ऑडिट, एग्जाम में क्वेश्चन बोल देगा कि कैग विल ओनली ऑडिट द फाइनेंसेस ऑफ द सेंटर नॉट द स्टेट। नहीं सर, कैग सेंटर स्टेट दोनों का फंड ऑडिट करते हैं। ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट को सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट साहब के पास। ये रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट के पास, एंड प्रेसिडेंट विल ले दिस रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट, ठीक है? और पार्लियामेंट के बाद ये रिपोर्ट जाती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास। ये रिपोर्ट अब कहाँ जाएगी? रिपोर्ट जाएगी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास। ये कमेटी इस रिपोर्ट को एग्जामिन करेगी और अपना रिपोर्ट वापस पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करेगी। ये प्रोसीजर होता है किसी भी सरकार के ऑडिट रिपोर्ट का। समझा बात? ये एकदम ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें। अब यूपीएससी पे आते हैं। क्या संवैधानिक पोस्ट है? यस। टेन्योर 6 से 65 साल पहले। कंपोजिशन गिवन नहीं है, क्वालिफिकेशन इसका गिवन है। इकलौता ये एक बॉडी जिसकी क्वालिफिकेशन, समझा? अब सीबीआई पे आते हैं। मैं आपसे बोलूँ, सीबीआई हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खत्म हो चुका है। अब बात करें अदर बॉडीज़ के बारे में। सीबीआई के बारे में बात करूँ आपसे, तो सीबीआई के बारे में एक बात ज़िंदगी भर याद रखना, सीबीआई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी भी नहीं है। दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो है क्या? इट्स जस्ट अ बॉडी।
ठीक है? अब ब्यूरो है भाई, बॉडी नहीं है। अब मैं बोलूँ यार कि स्टैट्यूटरी मतलब कि इसको अगर कोई बॉडी स्टैट्यूटरी मतलब क्या होता है कि उसका जो पावर है, व्हिच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम सम लॉ, इस लॉ के अंतर्गत बनाया गया है। अब ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका मतलब क्या है, उसका पावर इसी संविधान से आ रहा है पावर, क्योंकि रूल ऑफ लॉ तो है। ये तो साला कुछ भी नहीं है, तो पावर कहाँ से आ रहा है? तो पावर का सोर्स क्या है? तो एक लॉ है, दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है? दिस इज़ द लॉ, ये सिर्फ पावर देता है इसको। इसके अंदर एस्टैब्लिश नहीं किया गया सीबीआई को, बट दिस गिव्स पावर टू द सीबीआई, ठीक? अब सीबीआई का अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है? इसके लिए सिलेक्शन कमेटी होती है? हाँ जी सर, होती है। एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। तो ये बात तो आप ध्यान रखोगे एक बात, कि यार ये दोनों तो आपके ईसीआई के सिलेक्शन कमेटी में भी थे। These two, leader of opposition and prime minister, these were in the selection committee of the ECI also. But Supreme Court के judge he was not there in the selection committee of your election commission of India. ये याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है? सीबीआई वाले में सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज है। बोलो, याद आ गया? बस अब इतना कर लिया, ये उसी चीज का लिखा हुआ है, ये सब करना देखो, गो थ्रू करना है कर लो, कोई खास बात नहीं। अब शेड्यूल कास्ट के बारे में कुछ बात ध्यान रखो, एग्जाम में आया, अभी न्यूज में रहा है ये, एक टर्म रहा है सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का। क्या मतलब है कि अगर मैं बोलता हूँ ये शेड्यूल कास्ट है, इसको मैंने रिकैटेगराइज कर लिया, लेकिन ध्यान रखना मैंने ओबीसी की तरह इसको क्रीमी नॉन क्रीमी में नहीं बांटा है। मैंने अगर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी करा था, तो मैंने क्या करा, बेसिकली मैंने बोला भाई ये क्रीमी लेयर है, ये नॉन क्रीमी लेयर है। ये क्या हो गया? तो डर गया यार, ये ऐसे करके चलाया गया, ऐसे करके अपने आप, तो चला कैसे? यहाँ से एक एक फेदर ऐसे करके गया है यहाँ से, लिटरली मुझे लगा कि खून गिर रहा है किसी का ऊपर से, मेरे हाथ कट गया क्या? खैर, हम्म, तो बोल रहा हूँ क्या कि ओबीसी का अगर मैंने सब क्लासिफिकेशन करा तो बोला भाई ये क्रीमी लेयर है, ये नॉन क्रीमी लेयर है, रिजर्वेशन सिर्फ इसको मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने अगर शेड्यूल कास्ट में सब क्लासिफिकेशन करा है ना, तो इसका मतलब क्या, मैंने इसलिए नहीं करा कि मैं किसी को नहीं दूंगा, दोनों को रिजर्वेशन मिलेगा। एक जो ज्यादा बैकवर्ड है ना, उनको मैं थोड़ा ज्यादा रिजर्वेशन दूंगा। ये डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द सब क्लासिफिकेशन ऑफ द ओबीसी, ठीक? दूसरी बात, जब मैंने सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससीज करा, तो मैंने एससीज को एक्सक्लूड नहीं किया लिस्ट से, रिजर्वेशन के क्राइटेरिया से। एससीज आर देयर, द टोटल नंबर ऑफ एससीज आर स्टिल कांस्टेंट इन द रिजर्वेशन का क्राइटेरिया। इसका मतलब कि ध्यान रखना, सब क्लासिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, बोला कि भाई ये आपका कोई भी आर्टिकल वायलेट नहीं करता, ठीक है? क्योंकि आप किसी भी एससी को ये एक्सक्लूड नहीं करता लिस्ट से, ना ही इंक्लूड करता है, वो लिस्ट तो कांस्टेंट ही है, उसी में ऊपर नीचे अरेंजमेंट कर रहा है सिर्फ। दूसरा, ये सिर्फ अफर्मेटिव एक्शन है, ये सिर्फ उसको पॉजिटिव कुछ दे रहा है, ले नहीं रहा है उससे कुछ, ठीक है ना? ये सिंपल सी बात है, समझा? अब मैं आपसे पूछता हूँ एक बढ़िया सवाल, कि शेड्यूल कास्ट के बारे में आपसे बात करूँ, तो आप एक सवाल मैं देखो गो थ्रू करो, मैं बता रहा हूँ एक बढ़िया सवाल आपको इसके बारे में, ठीक है? इसका प्रोसेस होता है, आपको ना प्रोसेस क्या दिमाग में रखना है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? पहला, अगर आपसे बोल दे कि क्या संविधान में शेड्यूल कास्ट गिवन है? हाँ, आर्टिकल 36 में गिवन है। दूसरी बात कि जो एससीज़ की मान लिस्ट बनी होगी, नोटिफ़िकेशन होता है कि भाई ये कम्युनिटी एससी में आता है। ये नोटिफ़िकेशन, ये कौन नोटिफ़िकेशन करता है? इट्स नोटिफ़िकेशन बाय द प्रेसिडेंट ओनली, ठीक है? समझ रहे हो? लेकिन अभी जो लिस्ट बनी है ना, क्या स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट वाले करते हैं उसको मॉडिफाई? ये पार्लियामेंट मॉडिफाई करता है उसको। बोल दे कि ये लिस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ पार्लियामेंट रिलीज़ करती है, और प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई, उल्टा कर देगा इसको, नहीं। नोटिफ़िकेशन प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो उसको अमेंड कर सकता है लिस्ट को, ठीक? ये ध्यान रखेंगे हम लोग। दूसरी बात, पार्लियामेंट अगर चाहे तो लॉ बनाकर किसी भी बंदे को इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकता है उस लिस्ट से, एससी के लिस्ट से, ठीक है? तो अगर ये लिस्ट बन गई है, पहले नोटिफ़ाई करा प्रेसिडेंट ने, भाई ये आ गई, ये बंदा है, ये भी लिस्ट में ऐड हो गया। लेकिन प्रेसिडेंट चाहे, पार्लियामेंट बोलेगा नहीं इसको नहीं करना है, पार्लियामेंट बिल पास करेगा और इसको यहाँ से एक्सक्लूड कर देगा। तो पार्लियामेंट कैन डू दैट, ऑब्वियसली दे कैन डू दैट, ठीक है? समझा बात? ध्यान रखना है। सब क्लासिफिकेशन बोल देगा, दे विल वायलेट द आर्टिकल एंड दे विल एक्सक्लूड देम, नो एक्सक्लूजन कुछ नहीं हो रहा है इसमें, समझे? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भैया सेम एज सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर, डिफरेंस क्या है ध्यान समझना मेरी बात। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ स्टेट एंड सेंटर, मतलब लोकसभा और विधानसभा ऑफ एवरी स्टेट्स का इलेक्शन कौन कंडक्ट कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
लेकिन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ये किसका इलेक्शन कंडक्ट कराएगा? दे विल कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज। बता दे किसका कराएगा ये लोकल बॉडीज का कराएंगे। लोकल बॉडीज क्या होती हैं? लोकल बॉडीज आर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, या फिर बोले यार कौन होते हैं ये? अर्बन लोकल बॉडीज। दीज आर द पीपल जिनके तुम क्या करोगे, इनका इलेक्शन कौन कराएगा? स्टेट इलेक्शन कौन कराएगा, ठीक है। और मैं बोलूं अगर कि स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कि एमएलएज होते हैं और एमपीज होती हैं, इनका इलेक्शन कौन कराएगा? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा। बोलो क्लियर? क्या संवैधानिक बॉडी है? यस, संविधान में मेंशन्ड है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर करता है। आगे वहां दिखाया था मैंने आपको, ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने का प्रोसीजर था वाज एज ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज था, क्या मैं बोल सकता हूं कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे, इनके रिमूवल का प्रोसेस जो होगा वो हाई कोर्ट के जज की तरह होगा? अरे बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? दिस विल बी द रिमूवल प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर स्टेट एंड द सेंटर। बोलो क्लियर? आगे बढ़ते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन भी सेम नेशनल बॉडी ऑफ कोर्स है। ये क्या करेगी? डिफरेंस में इतना है कि ये स्टेट से डिवॉल्व करेगी फंड को टू द अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायती राज। काम इसका वही है। इसको कंस्टिट्यूट गवर्नर करेंगे। संवैधानिक बॉडी है, हाँ संवैधानिक बॉडी, एज सिंपल एज दैट। रिकमेंडेशन तो भैया स्टेट सेंट्रल फाइनेंस की भी मेंशन बाइंडिंग नहीं थी, तो इसकी बाइंडिंग कहाँ ही से होगी, ठीक है। अब कुछ बॉडीज देखो, जैसे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सीबीआई तो करवाई दिया मैंने, और एनएचआरसी है, इसको एक बार गो थ्रू करोगे बस, याद हो गया तो अच्छी बात है, ना भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लोकपाल दिखा देता हूँ मैं आपको बेसिकली, एक बार जिसको थ्रू करा देता हूँ मैं लोकपाल से, ठीक है। क्योंकि ये सब रीडिंग देने वाली चीजें हैं, वो देख के समझ में आ जाएगा, दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन नेचर। फिर भी करा देता हूँ मैं आपको। एग्जाम में अगर बोलते लोकपाल लोकायुक्त एक्ट से बना था, हाँ एक्ट से बना था, ठीक। दूसरा क्या करता है लोकपाल? ये एंटी करप्शन ओम्बड्समैन है, करप्शन को लेके ये करता है, ठीक। दूसरी बात मैं बोलूँ, एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कंपोजिशन लोकपाल का क्या होता है, तो आप बोलोगे एक चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। वो चेयरपर्सन का क्या एलिजिबिलिटी है कि या तो चीफ जस्टिस होनी चाहिए, या फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज होनी चाहिए, ठीक है। और जो बाकी के 8 मेंबर्स होंगे, ठीक है, उसमें से 50% मेंबर जुडिशियल मेंबर होंगे और उनका प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। देखो इसको याद करना इज डिफिकल्ट, याद कर पा रहे हो उसको याद कर लो, जो नहीं कर पा रहे हो पैनिक मत करना, ठीक है। दूसरा, क्या इसके इलेक्शन के सिलेक्शन कमेटी होगी? हाँ जी होगी, सिलेक्शन कमेटी। कौन कौन होंगे? पीएम तो सब में ही रहते हैं, है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन सब में ही रहते हैं, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा यहाँ पे नए आ गए, और सीजीआई भी यहाँ पे आ गए, है ना, या कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट आ गए, ये दो नए आ गए, सुप्रीम कोर्ट के जज और स्पीकर, ये नए आ गए। ये आपको ये वाला इसका ना सिलेक्शन कमेटी, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसको ना आप क्या करो, प्लीज याद कर लो, क्योंकि ये आप पूछ सकता है आपसे, थोड़ा सा टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है इस पे, ठीक है। टेन्योर 5 साल होता है। क्या रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है? नहीं। ऑब्वियसली यार, करप्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, सरकार बोली कि रीअपॉइंट कर लेंगे तुमको, तो ये तो सरकार की तरफ बाइस्ड हो जाएंगे ना, इसलिए रीअपॉइंटमेंट दिया नहीं है, टू मेंटेन द इम्पार्शियलिटी। लोकपाल क्या प्राइम मिनिस्टर पे किस मांग सकता है रिपोर्ट? हाँ मांग सकता है। इसका एक बार जुरिसडिक्शन देख लेना, किस पे कर सकता है, किस पे नहीं कर सकता, ठीक है। पावर सिविल कोर्ट का होना है, कुछ कुछ बातें हैं, फालतू बात है, ठीक है। अब जो काम लोकपाल सेंटर पे करता है ना, वही लोक आयुक्त स्टेट लेवल पे काम करता है, एज सिंपल एज दैट। जैसे वहां प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, यहाँ पे गवर्नर करेंगे, ठीक है। वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थे, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट हो जाएगा। वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे ना, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो जाएगा। वहाँ लीडर ऑफ पोजिशन सेंटर का था, या लीडर ऑफ पोजिशन स्टेट का हो जाएगा। इनसे कंसल्ट करके गवर्नर अपॉइंट कर देंगे लोकायुक्त स्टेट लेवल पे, ठीक है। अब लॉ कमीशन पे आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या लॉ कमीशन एक संवैधानिक पद है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। एक नॉर्मल सी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, काम काम करती है, लॉ एंड जस्टिस के बारे में काम करती है। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये बात एकदम ध्यान रखोगे, बोल देगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर में आता है। लीगल रिफॉर्म्स करती है, ये काम इसका लीगल रिफॉर्म्स के लिए कुछ सजेशन वगैरह देना है। 3 साल का टेन्योर फिक्स होता है इसका, ठीक है। ध्यान रखेंगे बात, इतना ध्यान रखो, बाकी देखा जाएगा। डिलिमिटेशन पे आता है, क्या मतलब होता है इसका, तो समझाता हूँ मैं थोड़ा सा। मैं बोलता हूँ मेरे पास लेट्स से कि भारत की बाउंड्री पूरा नहीं बना है, इतना ही बनाया मैंने। अब मान लो मैंने इसको पार्ट में डिवाइड करा है, स्टेट्स वगैरह है यहाँ पे। अब मैं क्या बोलता हूँ
कि लेट्स से फॉर एग्जांपल यूपी की कितनी सीट्स हैं? यूपी के पास 80 सीट्स हैं। हर स्टेट की अलग-अलग सीटें हैं। अब मैंने यूपी के अंदर ही बनाया, ये 80 जो सीटें बनी हैं यूपी के अंदर, इसको ज़ूम करूँ मैं, इस सीट में किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया है सो दैट हर एक इंडिविजुअल को राइट मिल जाए, कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इक्वल नंबर ऑफ वोटर आ जाए। अभी तो इक्वल वोट है। मैं क्या बोल रहा हूँ तो समझ आया मेरी बात? मुझे पता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर यूपी से 80 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 80 एमपीज़ आएँगे निकल के, तो मुझे तो एक बात क्लियरली पता है कि अगर 80 एमपीज़ निकल के आ रहे हैं तो 80 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होंगी। अरे होगा, लोकसभा क्षेत्र होगा 80 अलग-अलग। उस 80 क्षेत्र में से क्या सर्टेन पॉपुलेशन ऑफ लोग होंगे? हाँ, होंगे। तो मैं बोलता हूँ कि एक बड़ा एरिया है उसमें कम लोग रहते हैं, एक छोटा एरिया उसमें ज़्यादा लोग, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। हमें तो क्या करना है, डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट वन पीपल वन वोट। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक अगर यूपी से 80 लोग आके बैठे हुए हैं मेरे लोकसभा में, तो मैं तो ये मानता हूँ कि 80 लोग विल बी रिप्रेजेंटिंग 80 डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ उत्तर प्रदेश। यस, अगर 80 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इसका मतलब मैं बोलता हूँ ये कोई एक जिला, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जिला नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग चीज़ होती है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लो कि पॉपुलेशन इज़ लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 लाख, इसमें मान लो पॉपुलेशन इज़ 11 लाख। भाई इसका एमपी गया ए, इसका एमपी गया एमपी बी, क्या दोनों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन हुई? नहीं। ये 11 लाख लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 10 लाख को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों बराबर करना चाहिए। तो क्या मैं इसमें अगर 10 लाख वाले में मैं इतना एरिया और ऐड कर दूं तो 11 लाख पॉपुलेशन हो जाएगी, तो मैंने इसकी बाउंड्री को एडजस्ट कर दिया। इसी बाउंड्री को एडजस्ट करना सो दैट द इक्वल पॉपुलेशन विल बी देयर, सो दैट टू कैटर दिस डेमोक्रेसी इन अ बेटर वे इज कॉल्ड एज डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज बेसिकली मीनिंग रीड्राइंग द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, एंड दिस इज डन बाय अ कमीशन कॉल्ड एज डिलिमिटेशन कमीशन। आज तक इतिहास में 4 बार कमीशन बनाई गई है, एक 1952, एक 63, एक 73, एक 2002 में। ठीक, अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना तुम लोग, बहुत ध्यान सुनना। 1976 का जो सेंसस हुआ, इस सेंसस पे हमने क्या करा है, फ्रीज कर दिया है सीट का एलोकेशन। देखो आधी जनता को समझ में नहीं आता है, समझना बहुत ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि यूपी के पास 80 सीटें हैं, बिहार के पास कुछ और सीटें होंगी, सबका याद नहीं है, कोई बात नहीं। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ आपसे कि यूपी के पास 80 सीटें, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे बिहार के पास कुछ अलग सीटें होंगी, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा सीट है यहाँ पे, एज सिंपल एज दैट, दे रिप्रेजेंटिंग मोर पीपल, सिंपल। तो हुआ क्या कि हमने ना ये जो सीट एलोकेट किया ना कि किस स्टेट का टोटल कितना सीट होगा, ये सीट का एलोकेशन हैज बीन फ्रोजन, ये फ्रीज कर दिया है टिल 2026। अब नेक्स्ट जो सीट का एलोकेशन करेंगे 2026 में करेंगे, ये हमने 76 पे फिक्स कर दिया है। लेकिन जो लास्ट हमने डिलिमिटेशन करा है, ये हमने करा है अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, अभी कश्मीर में कराया। मतलब क्या है? मतलब कि टोटल 80 तो यूपी का रहेगा, लेकिन इस यूपी के 80 में से मैं चाहूँ तो इस वाले को मैं कर सकता हूँ एडजस्ट। ये लास्ट एडजस्टमेंट मैंने कब करी है? 2001 के सेंसस पे करी है। समझा बात मेरी? समझ रहा है बात? इंटर स्टेट के अंदर का जो एलोकेशन है, वो मैंने करा। लेकिन टोटल नंबर ऑफ सीट बाय वन स्टेट इज फिक्स्ड बाय द 76 सेंसस एंड हैज बीन फ्रोजन टिल 2026। it सब 26 में फिर से एडजस्ट किया जाएगा। बाय व्हेन नेक्स्ट सेंसस विल अपीयर, विल हैपन, इसको फिर से किया जाएगा, सीट का एडजस्टमेंट किया जाएगा। बोलो, क्लियर है? दिस इज सिंपल आइडिया। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि डिलिमिटेशन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, अपॉइंट किया तो कौन से मेंबर होते हैं? कंपोजिशन क्या होता है? एक रिटायर्ड या फिर सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज नहीं होते। एक एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं, जिस स्टेट में आपको डिलिमिटेशन करना है। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जिस स्टेट में कर रहे हो उस स्टेट के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। बोलो, क्लियर? कश्मीर में किया हमने, हाँ करा, क्योंकि करना ही था। अब आगे हमारा खत्म, ठीक, सारे बॉडीज कमीशन खत्म। नाउ विल टॉक अबाउट द एक्ट्स, एक्ट्स इन न्यूज़। अब मेरी बात बहुत ध्यान से तुम लोग सुन लेना। एक्ट पे जो क्वेश्चन आता है दैट इज वेरी टफ टू सॉल्व। जैसे नारी शक्ति पे आया था, ठीक है, जब वो बिल आया था तो दे कैन आस्क यू, अभी हमने 3 बहुत बड़े-बड़े लाए हैं बिल। भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो सीआरपीसी को और आईपीसी को हमने नाम अलग कर दिया। इसमें ना मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, इसे पढ़ने बैठोगे तो बहुत बड़ा है, पागल हो जाओगे। तो मैंने आपको यहाँ पे अब अपने को थोड़ा लेना पड़ेगा शॉर्टकट।
स्मार्ट काम करना पड़ेगा। तो मैं समझाऊँगा नहीं आपको, मैं आपको जुगाड़ दूँगा, ठीक है? क्योंकि समझाने वाला बात बहुत लंबा हो जाता है, कोई मतलब नहीं। मैं आपको जुगाड़ दूँगा कि सवाल क्या बनेगा एग्ज़ाम से, फँसेगा तो यहाँ से फँसेगा और नहीं फँसा तो किसी से नहीं फँस रहा है, ठीक है? अब ये समझो पहले क्या बोल रहे हैं, राइट टू बी फॉरगॉटन मतलब क्या होता है? मतलब क्या है कि आपके बारे में कोई मीडिया पे इन्फॉर्मेशन है, आप बोले ये इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए भाई, मुझे भूल जाना है। मैं राइट टू बी इरेज़र, मैं गायब होना चाहता हूँ वहाँ से। दिस इज़ अ राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आता है बहुत सारे कंट्रीज़ में। अब हमारे अंदर भी क्या हुआ, पुट्टास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यस, इट इज़ इट इज़ अ राइट टू लाइफ में आता है ये, ठीक है? लेकिन अभी तक एक्सप्लिसिटली हमने कोई लॉ नहीं बनाया है इसके लिए। ध्यान रखना, राइट टू फॉरगॉटन के लिए हमारे पास इंडिया में कोई भी स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क नहीं है आज की डेट में, ठीक है? लेकिन राइट टू लाइफ का पार्ट सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है। तो जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया था ना, तो 2023 में इसने मेंशन नहीं किया है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो आया है ना 2023 में, इसने ना राइट टू बी फॉरगॉटन को मेंशन ही नहीं किया है। बोलिएगा मेंशन करा नहीं। अब मेंशन नहीं करा मतलब क्या? देयर इज़ नो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क करंटली व्हिच एक्सिस्ट्स फॉर द राइट टू बी फॉरगॉटन। एम आई क्लियर ऑन दिस? 200% चलो आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ आइटम, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। क्यों आया? नीट एग्जाम की कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हुई। आपके मेंस 2024 में भी इस पे क्वेश्चन आपको आया था। अपने लिए थोड़ा-सा एक बार इंपॉर्टेंट है, कुछ खास बात नहीं है, देख लो एक बार। ध्यान से सुनना मेरी बात, अनफेयर मीन्स अगर हुआ मतलब पेपर लीक हो गया वगैरह-वगैरह, अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लिया, लीक कर लिया, ये सारे अनऑथराइज्ड अनफेयर मीन्स है। अगर आपको इसे पकड़ा गया, जो भी ऑफेंसेस होगा वो कॉग्निजेबल होगा, वेरी इंपॉर्टेंट बात। कॉग्निजेबल मतलब पुलिस कैन अरेस्ट यू विदाउट अ वारंट। नॉन कॉग्निजेबल मतलब कि आप पे जो भी डिफेमेशन का केस होता है या कुछ भी केस होता है, तो पुलिस हैज़ कम विल कम टू अरेस्ट यू। अब अरेस्ट के टाइम में आपको फंडामेंटल राइट है टू आस्क देम कि भाई साहब ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है? क्यों अरेस्ट कर रहे हो? आर्टिकल 22 बोलता है आपको एंड दिस इज़ अ फंडामेंटल राइट। जब अरेस्ट होती है आपकी, तो अब अरेस्ट के बाद क्या होता है बेसिकली, आपके पास अब आप पूछोगे वारंट लाए हो साहब? तो बोलेगा आपने जो कांड करा है, आपने किसी को छुरा मार दिया, आपने रॉबरी कर ली, ठीक है? दीज़ आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। मतलब क्या कि हम आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं बिकॉज़ आपका जो ऑफेंस है, ये मेरे धारा कानून में लिखा हुआ है कि ये आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस है और आपको इस ऑफेंस के लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर वैसा ऑफेंस नहीं है तो उसके लिए बोलेगा वारंट लेकर आओ फिर लेकर बात करेंगे साहब। चाहिए वारंट लेकर आइए। मूवी में दिखाते थे ऐसा। लेकिन अगर तू इसमें पकड़ा गया तो तू बोल नहीं सकता कि वारंट लेकर आओ, उठा के ले जाएगा तुमको, कि कॉग्निजेबल है। दूसरी बात, नॉन बेलेबल है कि आपको बेल नहीं मिलेगा तुरंत। दूसरी बात ये हो गया नॉन बेलेबल है। नॉन कंपाउंडेबल है। मतलब नॉन कंपाउंडेबल का मतलब है, देखो बहुत टफ बना दिया है इसको, क्योंकि पनिशमेंट बहुत स्ट्रिक्ट कर दी है। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब है, कंपाउंडेबल मतलब बताइए, अगर कोई भी क्राइम कंपाउंडेबल है, सिंपल भाषा में मतलब ये होता है, 2 पार्टी के बीच में सेटलमेंट हो जाएगा। अगर कोई भी क्राइम कंपाउंडेबल नहीं है मतलब नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब 2 पार्टी के बीच सेटलमेंट नहीं हो सकता, मतलब क्या? नाउ द स्टेट इज इन्वॉल्व्ड। नाउ विदाउट एजुडिकेशन देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज विक्टिम और अक्यूज के बीच में, नहीं हो सकता। बिकॉज़ नाउ द स्टेट इज इन्वॉल्व्ड नाउ। इट इज नॉन कंपाउंडेबल मतलब बिना केस चले हुए उस पे कोई भी सेटलमेंट नहीं होगी। या तो जब तक जज एडजुडिकेशन नहीं आएगी किसी भी कोर्ट की, तब तक काम नहीं होना है। ठीक है? तो ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है एंड तेरा नॉन कंपाउंडेबल है। ये 3 चीज़ ध्यान रखना है अपने को, अगर कुछ एट ऑल यू वांट टू कीप इन माइंड। आंसर मीन्स बच्चे-बच्चे को पता लग जाएगा, कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है? पब्लिक एग्जामिनेशन क्या होता है? एनी एग्जाम कंडक्टेड बाय द पब्लिक एग्जामिनेशन पब्लिक अथॉरिटी। जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी उसको पब्लिक एग्जाम बोलेंगे। ठीक है? इतना ध्यान, ये आपको याद होना चाहिए बेसिकली ये वाला पार्ट। कॉग्निजेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है और नॉन बेलेबल है। अब आते हैं भारतीय न्याय संहिता। पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा, भारतीय न्याय संहिता ने किस को रिप्लेस करा है? इट हैज़ रिप्लेस्ड द इंडियन पीनल कोड। ये अपने को याद रखोगे ये चीज़, चमक गई दिमाग में। दूसरी बात, आपसे एक बंदे का नाम याद रखना, मॉडर्न में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, थॉमस बेबिंगटन मैकूले, ठीक है? इस बंदे के अंदर रिकमेंडेशन पे आया था आपका इंडियन पीनल कोड, ठीक है? ये नाम ध्यान रखोगे थॉमस बेबिंगटन का, ठीक है? याद आया? ठीक, और बात करते हैं। इसने ड्राफ्ट करा था और फाइनली 1860 में आया था ये आईपीसी आया था, ठीक है? दूसरा, एक बहुत बढ़िया बात करी इसने, इसने करा है जो पेटी ऑफेंसेस है, अमेरिका में ऐसा होता है, बहुत वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी होता है, जो पेटी ऑफेंसेस हैं, जैसे आपने एक सीरीज़ देखी होगी अगर बेटर कॉल सॉल, किसी ने देखी है? अरे ब्रेकिंग बैड का स्पिन ऑफ है, प्रीक्वल है, इसमें सॉल गुडमैन की स्टोरी है, ठीक है? तो ये लॉयर रहता है, इसको कुछ केस में ले जाते हैं अंदर, ठीक है? फेलिनी में इसको लेके जाते हैं कि इसने और थोड़ा-सा कहा कि टे पेपर टैम्परिंग कर दी, कुछ-कुछ चेंज कर दिया, ठीक है? तो इसको ना केस इसके ऊपर होता है, तो जजमेंट में क्या आता है, इसको बोला गया कि भाई पेटी ऑफेंस है और इसको क्या करा, पहली बार ऑफेंड करा है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, इसीलिए क्या करा इसको,
कम्युनिटी सर्विस दे दी। मतलब क्या है, सर्विस का क्या मतलब है? कभी आपको ले जाएँगे ज़मीन साफ कराने के लिए पार्क की, कभी ले जाएँगे किसी की सेवा करने के लिए वृद्धाश्रम में, ऐसा कुछ कम्युनिटी की सर्विस करवाएँगे आप, ठीक है? दिस विल एक्ट एज़ अ पनिशमेंट। आपको ऐसे वहीं पे रख लेंगे, कभी-कभी आपको लेके जाएँगे। नाउ दिस इज़ वेरी गुड थिंग, अ प्रोग्रेसिव मूव, क्योंकि छोटे-मोटे ऑफेंस है और पहली बार बेचारे से किसी गलती हो गई है, उसके लिए कम्युनिटी सर्विस डाल दिया गया है, छोटे-मोटे क्राइम्स के लिए, ठीक है? ध्यान देना, ये बहुत ज़्यादा कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए नहीं है, पेटी मतलब छोटे-मोटे के लिए है, ठीक है? दूसरा, जो गैंग रेप विक्टिम है, ठीक है? उसका थ्रेशोल्ड इसने इंक्रीज़ कर दिया, विक्टिम का, एक्यूज़ का नहीं, विक्टिम का, ठीक है? 18 साल का कर दिया है कि अब 18 साल का होगा तो उसको मेजर बोलेंगे, 18 साल से कम में सबको माइनर बोलेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? 18 साल से कम की अगर लड़की है, ठीक है? या फिर लड़का है, कुछ भी, दोनों हो सकता है इसमें, तो गैंग रेप में, जो भी है, होता है ना? अब 18 से कम वाले को माइनर डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब कि अब 18 से ऊपर वाले को मेजर बोलेंगे, ठीक? इसका मतलब कि थोड़ा-सा और कह लो कि और प्रोटेक्शन मिल गई है, ठीक है? इतना हो गया। दूसरा, इसने सेक्सुअल इंटरकोर्स को, ठीक है, क्रिमिनलाइज़ कर दिया। मतलब ऐसे इन जनरल क्रिमिनलाइज़ नहीं किया, मतलब क्या? इफ यू आर आस्किंग फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ डिस्प्यूटफुल मीन्स, धोखा देकर, ठीक है? ज़बरदस्ती कर रहे हो, धोखा देके कर रहे हो, या फिर यू आर मेकिंग फेक प्रॉमिसेस कि आई विल गिव यू दिस, आई विल गिव यू दैट, और मे बी यू आर जो भी प्रॉमिस कर रहे हो, उसके बेसिस पे अगर करते हो, देन दिस सेक्सुअल इंटरकोर्स विल बी क्रिमिनलाइज्ड, ठीक? दूसरा, एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इट हैज़ रिमूव्ड द ऑफेंस ऑफ सेडिशन को रिमूव कर दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन करा है, ये एग्जाम में बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। तो डिफाइन करा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को, सेडिशन को हटा लिया, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद डिसीट को क्रिमिनलाइज करा, गैंग रेप विक्टिम का जो है मेजर का क्लास को बढ़ा दिया, मतलब 18 से कम वाले को माइनर बोलेंगे। कम्युनिटी सर्विस पहली बार इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है? पहली बार करा नहीं तो मुझे नहीं पता, लेकिन कम्युनिटी सर्विस इंट्रोड्यूस किया है फॉर पेटी ऑफेंसेस। ये इतनी बात हम दिमाग रखेंगे एग्जाम में, ठीक है? एक चीज़ और है, मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको। अब आते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये किसको रिप्लेस करके बना है? ये बना है सीआरपीसी को रिप्लेस करके, ठीक है? अब इसमें क्या हुआ, ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात करी है इसमें। इसमें ना बेल को लेके बहुत सारी बात बोली है। बोला क्या कि जिसने पहली बार फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, पहली बार क्राइम किया और अंडर ट्रायल है, अभी उस पे ट्रायल चल रहा है, एजुडिकेशन नहीं आई है अभी, और उसने अपने जो उसको जितना भी मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट हुआ, उसको किसी भी बॉन्ड के बेसिस पे रिलीज़ किया जा सकता है। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पहली बार कांड करा है इसने, अंडर ट्रायल भी है, और अभी इसका जो मैक्सिमम पीरियड जिसके गुनाह के लिए आपको डाला गया है, उसका जो मैक्सिमम पीरियड है, उसका अगर 1/3 पीरियड, अगर 1/3 पीरियड आपने ऑलरेडी सर्व कर लिया, केस चल ही रहा है, तो आपको एक बॉन्ड पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है? समझ रहा है मेरी बात? कि अगर मान लो कि 7 साल की सज़ा है, 1/3 आपने पहले ही कर लिया, 2 साल पहले ही कर लिया, तब आपको बॉन्ड पे रिलीज़ कर देंगे। दूसरा क्या बोल रहा है? अब देखो, ये तो भाई अंडर ट्रायल के लिए, ध्यान देना, अब फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए। अब मान लो जो अक्यूज़्ड है, जिसको बोल दिया गया कि भाई तुम गिल्टी हो, ठीक है? अगर किसी कांड के लिए वो गिल्टी है और उसने क्या करा, जितना भी साल उसको सज़ा मिली है, उसका अगर मैक्सिमम पीरियड जो था, मान लो 8 साल की सज़ा थी, उसका मान लो 4 साल मतलब हाफ अगर स्पेंड कर लिया है, ठीक है? तो उसको बेल पर रिलीज़ कर दिया जाए। दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन इन दिस भारतीय नागरिक, व्हिच इज़ वेरी गुड मूव। व्हाई? व्हाई वी आर डूइंग दिस? बिकॉज़ हमारे प्रिज़न ऑलरेडी ओवरक्राउडेड है, जुडिशरी ओवरक्राउडेड है, अंडर ट्रायल्स आर फिल्ड इन द प्रिज़न। दैट इज़ व्हाई टू रिड्यूस दीज़ थिंग्स, क्राउडिंग, ओवरक्राउडिंग को कम करने के लिए वी आर डूइंग दिस, ठीक है? एंड आल्सो बेल, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि बेल इज़ अ मैटर ऑफ राइट, ठीक है? आगे दिखाऊँगा मैं। एनी पुलिस ऑफिसर कैन रिक्वेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन, कोई खास बात नहीं है। हाँ, ये ध्यान देना, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी बोला है। जिस भी क्राइम का अगर पनिशमेंट 7 साल का है, तो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होनी मैंडेटरी है, ठीक है? समझा? अब आते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मतलब क्या? इंडियन एविडेंस एक्ट। इसने एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर दिया और इसने कुछ चीज़ें एविडेंस को लेके कर दिया। पहली बात वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से देना, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी एविडेंस मान रहा है अब ये, ठीक है? एंड दे विल हैव द सेम लीगल इफेक्ट एज़ ऑन द पेपर। ये ध्यान रखोगे एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर द एग्जाम। दूसरा, इसने बोला कि हम इलेक्ट्रॉनिकली ओरल एविडेंस दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। बोले एग्जाम में कि नहीं दे सकते, हाँ दे सकते हैं सर, ठीक है। दूसरा, इसने जॉइंट ट्रायल का प्रोविजन भी दिया हुआ है, बोले देयर इज नो जॉइंट ट्रायल का प्रोविजन मेंशन्ड इन दिस न्यू एक्ट, नहीं मेंशन्ड है, बट जॉइंट ट्रायल कि दो लोगों का ट्रायल साथ में हो जाए, ठीक है। ये हो गया आपका ये चीज। अब आते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर, ठीक। मतलब क्या?
सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि 1947 आजादी के टाइम पे, इस टाइम पे जो भी मान लो एक्स प्रोविजन, मान लो कोई एक्स प्लेस है, ठीक है? ये मान लो कि एग्जांपल ले लो, ठीक है? मान लो ये उस टाइम पे क्या था? ये उस टाइम पे एक मंदिर था, या फिर मान लो या उस टाइम पे एक चर्च था, ठीक है? या फिर ये उस टाइम पे कोई मस्जिद टाइप का कुछ था, या फिर उस टाइम पे एक गुरुद्वारा था, कुछ भी था। जो भी इसका रिलीजियस कैरेक्टर था इस प्लेस का, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक, ये सुप्रीम कोर्ट बोलती है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? इसी को बोलते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, एक्सेप्शन क्या देती है कि जो अयोध्या का जो साइट है वो एग्जेम्प्टेड है इससे। दूसरा, कि जो भी साइट को एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट में एक्ट किया जाता है, इसको भी, ये भी एक्सेप्शन है, बियॉन्ड दिस एक्ट ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाहर है। समझ रहा है? दिस इज व्हाट द आइडिया इज। तो ये एक्सेप्शंस हैं टू दिस एक्ट। अब आते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। खैर कुछ खास बात नहीं था, मैं दे देता हूँ आपको इस बारे में। जैसे मैंने आपको सारी बॉडी पढ़ाई है ना, उस तरीके से जस्ट गो थ्रू दिस, यू विल गेट टू नो दिस एवरीथिंग अबाउट दिस। ध्यान रखना है इसका बस, इसके पास भी सिलेक्शन कमिटी है, एक सिलेक्शन कमिटी है इसके पास, अपोजिशन लीडर का, ठीक है? और प्राइम मिनिस्टर तो है ही, और कैबिनेट मिनिस्टर, यानी इसका क्या सेम सिलेक्शन कमिटी एज ऑफ द इलेक्शन कमीशन? हाँ जी सर, ठीक है। बाकी कोई खास बात नहीं है। काम क्या करता है? आरटीआई के एप्लीकेशंस लेता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है? क्लियर बात? एनजीओ दर्पण कुछ-कुछ बातें लिखी हुई है भाई, सिंपल, तुम नाम ध्यान रखना कि हमने क्या करा है, एनजीओ का जो फॉरेन फंडिंग लेना है ना, उसको हमने रेगुलेट कर दिया है। कौन रेगुलेट करता है? होम मिनिस्ट्री रेगुलेट करती है, ठीक है? इसमें हमने कैपिंग-वैपिंग लगा दी। इस साल उतना न्यूज़ में नहीं है, ये पहले वाले साल में था। एक बार चाहो तो इसको बस गो थ्रू कर लेना, अगर नहीं चाहो तो तुम छोड़ भी सकते हो, ठीक? ये हो गया। एक बात और ध्यान रखोगे एग्ज़ाम के लिए तुम लोग, कि कौन से लोग फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते हैं। एक बंदा जो इलेक्शन लड़ रहा है, या फिर जज हो, ये सब हो आप, जर्नलिस्ट, एमपी, एमएलए, ये लोग फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते, ठीक है? अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते हैं, फंडिंग नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, ठीक है? अब बेटिंग गैम्बलिंग बड़ा न्यूज़ में रहता है, ध्यान रखो एग्ज़ाम, एक बात सिर्फ याद कर कराऊँगा मैं आपको, कि बेटिंग गैम्बलिंग इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक? बस इतना याद करोगे, खत्म। ज़ीरो एफआईआर क्या होता है? दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड दिस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, ये बताया बाद में पढ़ाऊँगा एक चीज़, ये वही चीज़ है। इसको ना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डाला गया है, मतलब जो सीआरपीसी का नया है ना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें डाला गया है ज़ीरो एफआईआर को। मतलब क्या होता है? बहुत प्यारी चीज़ करी है इन्होंने। क्या करा, मान लो कि एक विक्टिम है, उसके साथ कोई क्राइम हो गया एंड ही और शी इज़, अब मान लो कि एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने गई, बोलते हैं कि अपने वहाँ वाले में जाओ जहाँ पे हुआ है। नहीं, आप किसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर कर सकते हो, उसके बाद एक फ्रेश एफआईआर लिखा जाएगा आपके जहाँ पे आपका कंसर्न्ड जो पुलिस स्टेशन है। लेकिन ज़ीरो एफआईआर तो आपके जहाँ पे भी जाओगे किसी भी पुलिस स्टेशन में हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट द ज़ीरो एफआईआर इज़, ठीक है? इट्स अ गुड प्रोग्रेसिव मूव, क्लियर? बेल पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंच का जज का बेंच बोल रहा है क्या? कि भाई देखो बाबू, बेल ना रूल है, जेल एक्सेप्शन है। आपको जेल हर किसी को नहीं भेजना है, लेकिन बेल तो रूल है, ठीक? अब मैंने बताया कि नागरिक सुरक्षा संहिता ने बेल के बारे में बड़ी सारी बात करी है, ठीक है? अब क्या बोला इसने कि मैक्सिमम पीरियड फॉर व्हिच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड इज़ वन हाल्फ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ये तो बोला था 1/3 में बॉन्ड देके निकल जाओ। अगर अंडर ट्रायल हो, आपने 1/3 सर्व कर लिया इम्प्रिजनमेंट का, अपना 7 साल जो है, 7 साल की सज़ा पे आपकी केस चल रही है, आपने कुछ 2 साल कर ही लिया है, तो आप बॉन्ड देके निकल जाओ। और अगर बॉन्ड देके नहीं निकलते हो, तो एट लीस्ट आपने अगर आधी सज़ा, मतलब कि 8 साल का है और 4 साल झेल लिया, 5 साल झेल लिया, तब तो आप 4 साल से ऊपर आपको झेलना ही नहीं है। आधे के बाद आपको बेल है, ठीक है? ये हो गया। अंडर ट्रायल की बात चल रही है बाबू, ध्यान देना। एक्यूज़्ड की बात नहीं चल रही। अंडर ट्रायल मतलब कि अभी इस पे गुनाह प्रूफ नहीं हुआ। एक्यूज़ मतलब गुनाह प्रूफ हो गया। फर्स्ट टाइम जो ऑफेंडर्स हैं, उनको बेल मिल जाएगी। ये तो बता दिया ना मैंने आपको, वही वाली बात। लेकिन ध्यान देना, आ गया। और देखो बेल के कुछ टाइप्स होते हैं। एक रेगुलर बेल, नॉर्मल बेल जो होता है, एक इंटरिम बेल होता है, एक डिफ़ॉल्ट बेल होता है, एक एंटिसिपेटरी होता है। कुछ मत याद करो, एंटिसिपेटरी में ध्यान रख लो। एंटिसिपेटरी का मतलब है कि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि पुलिस उठा के ले जाएगी मुझे। तो मैं पहले ही बेल करवा, वकील को बुला के पहले ही बेल के कागज़ात बनवा लेता हूँ। मुझे अगर इन केस पुलिस उठा के लेके जाती है तो मेरी बेल मिल जाए मुझे पहले ही। दिस व्हाट द आइडिया इज़, ठीक है? यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पे आते हैं। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड क्या सीन है भाई? यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का सिंपल भाषा में मतलब क्या है कि आपके पास सिविल लॉज़ के लिए एक ही, सिविल जो भी प चीज़ें हैं ना, उसके लिए एक ही लॉ होगा। इंडिया में आज क्या यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है? नहीं।
कहाँ पे इंडिया में? गोवा में है, ठीक है। दूसरा हमारे पास हर धर्म के अलग लॉ हैं, हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम्स के लिए अलग है, ठीक। अब एक बात ध्यान रखना कि हमारे संविधान में कहाँ गिवन है? आर्टिकल 44 में गिवन। कहाँ गिवन है? आर्टिकल 44 व्हिच इज अंडर द डीपीएसपी, व्हिच पार्ट? आर्टिकल पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी में गिवन है, व्हिच इज द डीपीएसपी पार्ट 4। ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक। इनर लाइन परमिट क्या होता है? देखो ध्यान से, कुछ नहीं होता। आपको क्या करना है सिंपल भाषा में भाई, इंडिया के अंदर, इंडिया का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड एंड मणिपुर, ठीक। अगर मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ, यस, अगर इफ आई टू ट्रैवल टू दिस कंट्री, दिस इज प्लेसेस, क्योंकि यहाँ ट्रैवल ज़्यादा रहते हैं फॉर दैट सिक्योरिटी एंड ऑल्सो दीज आर बॉर्डर एरियाज, फॉर दैट पर्पज आई नीड टू हैव सम इनर लाइन परमिट। बेसिकली व्हाट इज इट? सिंपल भाषा में, मेरा एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, जस्ट लाइक वीजा। वीजा नहीं है, समझ लो वीजा सर के होता है ना परमिट, उस तरीके से मेरा एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट इशू करती है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन अलाउड है। ध्यान रखना, एनआरआईज आर नॉट अलाउड हियर, ओसीआई कार्ड होल्डर्स आर नॉट अलाउड हियर, इनके लिए रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट होता है। ध्यान रखोगे एग्जाम में, तो इनर लाइन परमिट जो होता है ना, दिस इज ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन, एनआरआईज ओसीआई कैन नॉट गो विद दिस इनर लाइन परमिट। ये डॉक्यूमेंट जो होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, विल बी इशूड ओनली टू द इंडियन सिटीजंस, व्हिच विल गिव देम द एक्सेस टू गो टू दिस इनर लाइन परमिट एरियाज, ठीक है, व्हिच विल इंक्लूड दीज स्टेट्स। बोलो क्लियर? अब बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। मैं आपसे एक बात बोलूं, क्या स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या संविधान में कहीं मेंशन्ड है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं मेंशन्ड है, तो इट इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं है। एक्सप्लिसिटली बोलूं कि मेंशन्ड है क्या? अभी बिहार और आंध्र प्रदेश मांग रहे थे स्टेटस, ये न्यूज में था ये कहीं पर ये मेंशन्ड है ही नहीं, ठीक है। तो आप तो बोलोगे कि लक्ष्मी लक्ष्मी चाचा में मैंने पढ़ा है, बहुत चीजें गिवन है वहां पे कि स्पेशल प्रोविजन गिवन है बहुत सारे स्टेट के, वो प्रोविजन है, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं है, देयर इज स्पेशल प्रोविजन गिवन टू देम, ठीक है, बट दीज आर नॉट द एक्सप्लिसिटली स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं गिवन है। आज ये चीज गिवन नहीं है। पहली फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था इस चीज के लिए, बट क्या बोला, कोई स्टेट मान लो कि सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज है या फिर ज्योग्राफिकली बहुत आउटर एरिया में रहता है, वहाँ डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाई, एंड दैट इज वाई फॉर दैट वी शुड गिव देम सम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना, संविधान तो ऐसा कुछ नहीं देता है, लेकिन 69 में जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, ये सारे को क्या करा, दे दिया स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, संविधान की वजह से नहीं, दे दिया ऐसे ही करके। अब संविधान ना ऐसा कुछ बोलता नहीं है करने के लिए, ठीक। दूसरी बात, ठीक है, ये उस टाइम दे दिया था। फिर देखो, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने आके बोला कि दे दो स्पेशल कैटेगरी, 14th फाइनेंस कमीशन आके बोलती है कि हटा दो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ये दोनों का अलग-अलग है, जैसे रिकमेंडेशन बनाई गई थी, अदरवाइज़ का कोई भी इस तरीके से बोल लीगल बेसिस नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है, ठीक? ध्यान रखेंगे, ये चीज़ हो गई। क्राइटेरिया क्या होता है, एक बार पूछ एग्ज़ाम में पूछ लिया अगर गलती से तो, आप बहुत कॉमन सेंस वाले लॉजिक से सॉल्व कर लोगे। हिली है, डिफिकल्ट ट्रेन है, तो आप डेवलपमेंट ऑब्वियसली नहीं पहुँच पाएँगे, रोड नहीं बनेगी आपके यहाँ। स्टेट फाइनेंसेस आपका वायबल नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वल्नरेबल हो किस तरीके से आप, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है बॉर्डर के आसपास में, आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बैकवर्ड है, इस तरीके से बात हो जाती है, ठीक है। दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कि हमको पढ़नी थी। अब इसके अलावा जो गवर्नर का जो न्यूज़ में रहा है, तो हम लोग अपडेटेड वर्जन में कर लेंगे कवर, जो भी इंपॉर्टेंट होगा। प्लीज़ मेरी बात को तुम लोग बहुत ध्यान से सुनना कि पॉलिटी इज मोर अबाउट स्टैटिक। पॉलिटी में जो स्टैटिक होता है, स्टैटिक इज मच 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 मोर इंपॉर्टेंट देन द करंट अफेयर्स। ये आपका बाप है। पूछो क्यों? क्यों? मैं बता रहा हूँ। जिसकी स्टैटिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, उसको ये भी पता होगा क्योंकि सब कुछ गिवन होता है लक्ष्मीकांत में। न्यूज़ में कहीं न कहीं पढ़ लिया होगा। इनलाइन परमिट ये भी पता होगा उसको। चलो मान लेते हैं न्यूज़ से पता कर लिया होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को नहीं पता होगा। क्या ये पता होगा स्टैटिक वाले को लक्ष्मीकांत में गिवन है? हाँ। बेल मान लो नहीं पता होगा उसको, चलो मान लेते हैं। यहाँ से पढ़ लिया, चलो बेल यहाँ से पढ़ लिया मान लेते हैं। ज़ीरो एफआईआर मान लेते हैं, जस्ट नया आया कहीं नहीं पढ़ा होगा मान लेते हैं। तो ये सब पढ़ने का तो सिर्फ करंट अफेयर ही था, यहाँ से पढ़ लिया। बेटिंग गैम्बलिंग नहीं बताया, हमें पता चल गया अभी यहाँ पे। ठीक? ये चलो पता कर लिया हमने यहाँ से। ये चलो कभी नहीं
कहीं स्टैटिक में नहीं होता, हम पता कर लिए, सब करंट वाली चीज़, तो करंट वाली चीज़ें हैं, सब करंट वाली चीज़ें हैं, ये सब करंट वाली चीज़ें हैं। एक्ट तो ऑब्वियसली भाई करंट वाला ही होगा, ये सब के सब करंट वाली चीज़ें हैं। लेकिन डिलिमिटेशन तो स्टैटिक था, ठीक है? लॉ कमीशन स्टैटिक है, लोकायुक्त स्टैटिक है, ये सारी की सारी बॉडी स्टैटिक है आपकी, ये सारी बॉडी स्टैटिक है, सीबीआई, एनएचआरसी, एनसीएसटी फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, शेड्यूल कास्ट, ये सब के सब, यूपीएससी, कैग, ईसीआई फाइनेंस कमीशन, ये सब स्टैटिक है, एनसीएसटी सब स्टैटिक है। 40 प्रीएम्बल तुम्हारा देखो, ये सब स्टैटिक में पढ़ लेते हैं लोग। चलो मान लेते हैं ये सारा का सारा करंट था, ये सारा कुछ आपका 17 सी और ये सब करंट था, ठीक है? ये सब करंट था। ये तो बेसिक सिस्टम है, ये तो स्टैटिक में लक्ष्मीकांत में भी गिवन है आपके। ये थर्ड जज केसेस तो लक्ष्मीकांत में गिवन है, बेसिक है। डिफेक्शन लॉ तो पढ़ना ही स्टैटिक में होता है, पीवाईक्यू में भी आ रखा है, ठीक है? ये आर्टिकल 2-3 तो बच्चे वाली चीज़ है, सबको बच्चे को पता होता है आर्टिकल 2-3, पहला चैप्टर है आपका, संविधान का पार्ट 1 है ये, ठीक है? दूसरी बात, एनिमी प्रॉपर्टी चलो मान लिया कि कुछ लोग नहीं पढ़ते, अभी पढ़ लिया। पासपोर्ट चलो मान लिया नहीं पढ़ता, अभी पढ़ लिया। ये तो पढ़ लेते हैं जनरली, कंटेम्प्रेरी अफेयर में है, 5 साल पहले का न्यूज़ है। स्टैटिक ही हो गया ना यार, प्रेम्बल तो हर बच्चे को पता होना चाहिए, बोलो? तो ये सब आप बोल नहीं सकते कि स्टैटिक से आ गया। लेकिन फॉर्म 17 सी हो गया, जो एक्ट्स हो गए, ठीक है? ये सब स्टैटिक से, ये करंट से आए, मानता हूँ मैं, पक्की बात। लेकिन जो बॉडीज़ वगैरह हैं, ये सब के सब आपके स्टैटिक ही है। तो योर स्टैटिक इज़ द किंग, जितना करा है इसको कर लो, रोना मत कि कम है, ज़्यादा है, जितना है बहुत है, ठीक है? जितना कराया उतना करके चले जाओ, मैं बता रहा हूँ पॉलिटी में कंफर्टेबल हो जाओगे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा, ठीक? इससे बाहर आया तो किसी से नहीं बन रहा है। तब तुक्का ही मारेंगे, हम भी मारेंगे वही फिर, ठीक है? चलिए मिलते हैं, अच्छे से कर लो इसको, रिवाइज़ 3 बार कर लेना, आपका बता रहा हूँ बहुत सॉर्टेड हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है? और जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं करा दूँगा इसके बाद वाले में, तो मैं सारे सब्जेक्ट का मिला के एक बार में वीडियो दे दूँगा आपको 3-4 घंटे का, एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड देयर, ठीक है? चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।